नमस्ते मेरे प्यारे भाई। और हम सब जुड़े हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर रेलवे की सीरीज पढ़ने के लिए। रेलवे 2024 के एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल सारे ही एग्जाम शामिल हैं। और मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और ये पार्ट 1 है। मैं आपको बताता चलूं कि रेलवे में जो भी अर्थमेटिक मैथ, जो भी अंकगणित पूछा जाता है, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि जिस चैप्टर के सवाल आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आएंगे, वो प्रॉफिट लॉस से होंगे, लाभ हानि से होंगे। अगर कोई बच्चा ये समझे कि मैं 20-25 सवाल करके चैप्टर तैयार कर लूंगा, तो वो वहम दिमाग से निकाल दे। अगर आपको प्रॉफिट लॉस ढंग से पढ़ना है, तो कम से भी कम आपको इसके प्रीवियस ईयर के 70-80 सवाल मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और मैंने प्रीवियस ईयर के रेलवे के 70-80 बेस्ट क्वेश्चन छांट लिए हैं, इसलिए इन 70-80 क्वेश्चन को मैं यहां पर 2 पार्ट में कराऊंगा। आप इनको जरूर देखें। मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसी से ही प्रॉफिट लॉस का सवाल दोबारा से रिपीट होगा। इसमें डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट की हम एक सेपरेट क्लास अलग से लेंगे मेरे प्यारे भाई। यह वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दें। हम अपने YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर पूरी रेलवे की फ्री सीरीज पढ़ा रहे हैं। यहां देखिए, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारा YouTube चैनल है। 1 मिलियन से ज्यादा इस पे स्टूडेंट्स हैं। आप जब यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घातांक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम, एचसीएफ और परसेंटेज, रेशियो, ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। ये सीरीज हमने अब दोबारा कंटिन्यू की है और आज की क्लास में हम अब तक जो भी हमने चैप्टर पढ़े हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस पढ़ने वाले हैं। और ये जो 70-80 बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा 2 पार्ट में, ये सारे के सारे सवाल आपको हमारी इस बुक में मिल जाएंगे, रेलवे की जो मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है। इसमें हमने रेलवे ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एएलपी, टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेई के सब अच्छे अच्छे सवाल मैंने यहां पर डाले हैं। आपको सवाल करते टाइम ये फील होगा कि कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल ने रेलवे में पूछे हुए हैं। ठीक है जी। आप केवल आसान आसान सवाल करके अपने आप को हीरो ना समझें। जब तक आप एग्जाम लेवल के सवालों को नहीं कर लेते, सारी प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आप ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल फील ना करें। और ये इस बुक में रेलवे के इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सारे ही सवाल कवर हैं विद सॉल्यूशन। तो आप इस बुक को अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आप कॉम्बो से पढ़ाई करेंगे, जिसमें रेलवे रीजनिंग और रेलवे मैथ्स दोनों शामिल है, तो और भी बेहतर होगा। 4-4 इसमें क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस के लिए। ये प्रीवियस ईयर की बेस्ट प्रैक्टिस बुक है मेरे भाई, तो आप इनको जरूर ऑर्डर करके प्रैक्टिस करें डेली की डेली। अब मैं यहां से शुरू करूंगा सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने साथ साथ देखिए सवाल को इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, और यह भी है कि ये सवाल का सोर्स क्या है, किस एग्जाम में आया है, किस डेट को आया है, किस शिफ्ट को आया है, एग्जैक्ट यहां पर लिखा हुआ है। पहला सवाल लिखिए, देखिए, किसी वस्तु की बिक्री पर लाभ प्रतिशत 74% है। किसी वस्तु की बिक्री पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 74% है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, लेकिन वस्तु का विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। किसी वस्तु की बिक्री पर जो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत है 74%, इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे आपको 74 रुपए का फायदा हुआ। 100 रुपए पे आपको 74% यानी कि 74 का फायदा हुआ, तो सामान का जो विक्रय मूल्य है वो 174 रुपए है। अब हुआ क्या? कॉस्ट प्राइस 50% बढ़ जाता है। कॉस्ट प्राइस है 100, अगर कॉस्ट प्राइस 50% बढ़ाओगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 150, 150 रुपीज हो जाता है, 150 रुपए। लेकिन सेलिंग प्राइस समान रहता है, सेलिंग प्राइस वही रहता है 174। तो मेरे भाई अब कितना लाभ होगा आपको बताइए। अगर आप 150 रुपए का सामान आप 174 रुपए में बेचेंगे, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 24 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए पर? 150 रुपए पर। और परसेंटेज में कितना आएगा? गुणा 100%। परसेंटेज में बताना है ना, तो 0 0 खत्म, 240/15 यानी कि 16%। 16% आंसर है। तो अब नया जो लाभ प्रतिशत होगा वो 16% का होगा। मुझे लगता है कि यह सवाल हर बच्चा समझ पाएगा। आगे चलेंगे।
सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया है। ये देखिए, रमेश एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से ओरिजिनल प्राइस से 15% कम पर खरीदता है और वास्तविक मूल्य से 10% अधिक दाम पर बेचता है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा लगभग में बताना है। देखिए भैया, मान लिया देखिए, जब सवाल का डाटा बहुत आसान हो तो आप सवाल को 100 मान के बहुत जल्दी कर सकते हैं। माना एक वस्तु का जो ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपए, माना एक वस्तु का जो ओरिजिनल प्राइस है, जो वास्तविक मूल्य 100 रुपए है। सवाल बोला है रमेश भाई साहब वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदता है। अगर वस्तु का ओरिजिनल प्राइस 100 है तो 100 से 15% कम कितना होगा? 100 से 15% कम होता है 85। 100 को 15% कम करिए 85, यानी कि रमेश ने वस्तु 85 रुपए में खरीदी और खरीदने के बाद वास्तविक मूल्य से 10% अधिक दाम पर बेचा। ओरिजिनल प्राइस है 100, 100 से 10% अधिक दाम पर बेचा। 100 से 10% ज्यादा कितना होता है? ओरिजिनल प्राइस मैंने 100 माना है, 100 से 10% ज्यादा होता है 110, यानी कि 110 में बेचा। प्रॉफिट क्या हुआ? 85 रुपए का सामान खरीद के 110 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा? इस सीपीएसपी का रेशियो ले लिया करो। रेशियो लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि 5 से कट जाएगा 17 बार, ये कट जाएगा 22 बार, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 17 रुपए का सामान 22 में बिका, तो आपको 5 रुपए का फायदा हुआ 17 पर। परसेंटेज में कितना हुआ? इंटू 100%। तो 500 को 17 से भाग करेंगे तो 17 से 51। अगर ये 510 होता तो पूरा 30 बार जाता, लेकिन ये 500 बटे 17 तो 30% से कम आएगा। 30% से हल्का सा कम आएगा। ये आंसर नहीं है तो काफी कम है, ये आंसर नहीं है। 30% से हल्का सा कम ये वाला है। अगर 500 की बजाय 510 होता तो 510 बटे 17 30 आता है, 500 बटे 17 तो 30% से हल्का सा कम आएगा। डी ऑप्शन आंसर आ गया। ये सवाल नंबर 3, ये सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का है। टोनी भाई साहब 6.5 लाख रुपए की कुल लागत पर 2 कार ए और बी खरीदते हैं। टोनी जी ने 6.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कार खरीदी ए और बी। कार ए को 20% लाभ पर बेचते हैं। टोनी ने कार ए को 20% लाभ पर बेचा, कार बी को 25% लॉस पर बेचा। दोनों कार के लिए समान विक्रय मूल्य प्राप्त किया। दोनों कार का सेलिंग प्राइस सेम है ना? दोनों कार के लिए समान विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, यानी कि दोनों कारों को समान दाम पर बेचा है। सेलिंग प्राइस सेम फॉर बोथ कार। कार ए कार बी के क्रय मूल्य क्या हैं? बहुत बढ़िया। देखिए मेरे दोस्तों, मान लिया कार ए का सीपी ए है, कार बी का सीपी बी है। ये मैंने मान लिया कि माना कार ए का जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है वो ए है, और कार बी का जो क्रय मूल्य है वो बी है। देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। 100% से जो भी कम या ज्यादा होगा वही प्रॉफिट लॉस है। आप बताओ, टोनी ने 2 कार खरीदी। कार ए का सीपी है ए, कार ए को 20% लाभ पर बेचा। आप बताओ 100% होता है सीपी। अगर 100% पे 20% लाभ होगा तो कार ए को कितने में बेचा? 120% में। ये कार ए का सेलिंग प्राइस है, 100% सीपी है, 20% का लाभ हुआ, तो कार ए को क्रय मूल्य के 120% में बेचा। कार बी को 25% नुकसान पर बेचा। 100% पे 25% नुकसान हुआ तो 100 में से 25 घटाइए। कार बी को उसके कॉस्ट प्राइस के 75% में बेचा। तो कार ए और कार बी का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो बराबर कर दीजिए, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। कट गया जी, 15 अट्ठे 120 और 15 पंजे 75, यानी कि दोनों कार ए और बी के सीपी का जो रेशियो आएगा वो 8:5 आएगा, दोनों कार के क्रय मूल्य का अनुपात। ऑप्शन से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 8:5 है भाई। कार ए और कार बी के सीपी का रेशियो, सॉरी उल्टा हो लिख दिया मैंने, 5:8 आएगा, 5:8। ठीक है, ऑप्शन से देखो ना, क्या ये 5:8 का रेशियो है? नहीं। 30 और 3.5 5:8 का रेशियो नहीं, ये 5:8 का रेशियो है। 2.5 लाख और ये 4 लाख, 50,000 से कटेगा 5:8। ये आंसर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आंसर आ गया। सॉल्व करना चाहते हैं तो दोनों कार की कुल लागत कितनी है? 6.5 लाख। दोनों कार की कुल लागत कितनी है? ए की लागत 5 है, बी की 8 है, तो 5 और 8 13। 5 और 8 13। 13 की वैल्यू सवाल में 6.5 लाख रुपए है। 13 की जो वैल्यू है सवाल में 6.5 लाख रुपए, कितने गुना?
13 पंजे 65, 50,000 गुना 50,000 टाइम्स। तो कार ए का क्रिय मूल्य भी तो 50,000 गुना होगा। 5 की 50,000 में गुणा करेंगे 2.5 लाख, 8 की 50,000 में गुणा करेंगे 4 लाख। ये दोनों कार ए और बी के सीपी आ गए 2.5 लाख और 4 लाख। ये आसान सवाल है। आगे देखिए अगला, ये सवाल भी एनटीपीसी के पेपर में आया है, थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा। एक आदमी 2 टेबल 1350 रुपए में खरीदता है। एक आदमी ने 2 टेबल खरीदे 1350 रुपए, यानी कि दोनों टेबल का जो कुल क्रिय मूल्य है 1350 रुपए है। एक टेबल को 6% नुकसान पर बेचता है और दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचता है। एक टेबल को 6% लॉस पर बेचा, दूसरे को 7.5% के प्रॉफिट पर बेचा। कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होती है ना ही हानि होता है, यानी कि दोनों टेबल पर मिलाकर ना तो उसे फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। दोनों टेबल के सीपी का अंतर क्या है? दोनों टेबल पर मिलाकर उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। आपसे पूछा है दोनों के क्रिय मूल्य का अंतर क्या है। नो प्रॉफिट नो लॉस का क्या मतलब है? जैसे आपने एक दुकान खोली, आप दुकान में साबुन भी बेचते हैं, आप दुकान में शैंपू भी बेचते हैं। आप समझो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ना आपने कुछ कमाया ना आपने कुछ गवाया। आपने दुकान खोली, शैंपू भी बेचते हैं साबुन भी बेचते हैं। आपने शैंपू पे 5 रुपए का फायदा कमाया, शैंपू पे आपको 5 रुपए का फायदा हुआ, साबुन पे आपको 5 रुपए का नुकसान हुआ। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 0 रुपए हो जाएगा कि नहीं? नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस तभी आएगा जब एक वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट दूसरी वस्तु पर होने वाले नुकसान के बराबर हो जाए, यानी कि टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस का अमाउंट इक्वल हो जाए। आप बताओ, मान लिया कि 2 मेज हैं, दोनों मेज के क्रिय मूल्य ए और बी है। पहली मेज का क्रिय मूल्य ए है, दूसरी मेज का क्रिय मूल्य बी है। ये मैंने मान लिया। आपने पहली मेज को 6% लॉस पर बेचा, तो पहली मेज पे कितना लॉस हुआ? ए रुपए का 6%, कॉस्ट प्राइस का 6% लॉस हुआ, लॉस। दूसरी मेज को 7.5% लाभ पर बेचा, तो दूसरी मेज पे कितना लाभ हुआ? कॉस्ट प्राइस का 7.5% लाभ हुआ। पहली मेज का लॉस अगर दूसरी मेज के प्रॉफिट के बराबर हो जाए तो यानी कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा कि नहीं? ये लॉजिक है और इस वजह से पिछले सवाल से अलग है। पिछले सवाल में सेलिंग प्राइस को सेम करना था, यहां प्रॉफिट लॉस के अमाउंट को सेम करना था। ठीक है भाई, तो यहां से दोनों के सीपी का रेशियो का आएगा 1.5 से जाएगा 1.5 चौका 6 और 1.5 पंजे 7.5। तो ए बटा बी आ जाएगा 5/4। ये दोनों के सीपी का रेशियो है। दोनों आर्टिकल का कुल क्रिय मूल्य कितना है बेटा? 5 + 4 9। दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी 9 है। सवाल में 9 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1350 रुपए में 2 टेबल खरीदे हैं। आपसे पूछा है दोनों के क्रिय मूल्य का अंतर, तो ए का सीपी 5 है, बी का 4 है, 5 4 का डिफरेंस 1। तो 9 की वैल्यू 1350 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 150 रुपए। 1350 को 9 से भाग करेंगे तो दोनों के क्रिय मूल्य का अंतर 150 रुपए। आंसर आ गया डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल भाई साहब, मजेदार क्वेश्चन आ गया। ये सवाल है आपके सामने यहां पर 5। बताओ बेटा, एक वस्तु को सेलिंग प्राइस के 7/12 पर बेचने से मानव को 16% का नुकसान होता है। अगर इसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है ना, ये सवाल केवल रेलवे ग्रुप डी में ही नहीं, ये एसएससी में, डीडीए में, इवन यूपीएससी में, सीडीएस में, हर एग्जाम में आ चुका है पिछले 4 सालों में। इतनी ज्यादा वैल्यू है इस सवाल की, ढंग से पढ़ लीजिए। और जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा वो आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास आपको तरीके सीखने को मिलेंगे। एक वस्तु को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 7/12 पर बेचने से 16% लॉस होता है। देखिए, लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है? क्रिय मूल्य पे। और सीपी क्या होता है? 100%। क्रिय मूल्य क्या होता है? 100%। आपने एक सामान को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचा। बटे 12 आ रहा है। जब भी ऐसा सवाल है, बटे 12 की शक्ल देख के आप ये मान लीजिए कि माना एक वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, माना एक वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है या जो मूल विक्रय मूल्य है वो 12 है।
जो भी फ्रैक्शन के बटे में दे रखा है आप उसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस मान लीजिए कि माना एक वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपए है, 12 माना वस्तु का जो मूल विक्रय मूल्य है 12 है, तो आपने वस्तु को बेचा कितने में? आपने वस्तु को सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचा। 12 का 7/12 तो निकल जाएगा ना 7। आपने वस्तु को 7 रुपए में बेचा, माना वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस 12 है, 12 का 7/12 क्या आएगा 7। आपने सामान को 7 रुपए में बेचा, आपको 16% का नुकसान हुआ। कॉस्ट प्राइस होता है 100%। अगर 100% पे 16% का नुकसान हुआ, 100% क्रिय मूल्य पे 16% लॉस हो गया, तो सामान बिका कितने में? 84% में। सामान बिका कितने में? 84% में। तो 7 की वैल्यू 84% है, 12 गुना 12 सत्ते 84। सवाल में बोला है अगर वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 80% पर बेचें तो क्या लाभ होगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वस्तु का 12। अगर वस्तु को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 80% पर बेचे तो कितना लाभ होगा? 12 का 80% क्या होता है? 12 × 96, 9.6। यानी कि अगर आप सामान को 9.6 में बेचेंगे तो कितना फायदा होगा मेरे भाई बताओ? 9.6 की वैल्यू कितनी होगी? 12 गुना, देखो 12 निम्मा 108 तो आएगा, फिर 12 छिंग 48, 108 में 4.8 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 112.8। यानी कि हमें कह सकते हैं कि अगर आप सामान को 108 और 12 छिंग 72 आएगा बेटा, 108 और 12 छिंग 72 हो जाएगा, 108 में 7.2 जोड़ेंगे तो 115.2% आएगा ये, ठीक है ना। 9.6 है ये। पहले 12 की 9 में गुणा कर लो 108, फिर 12 की 0.6 में गुणा कर लो 7.2, दोनों को जोड़ दो। यानी कि अगर आप सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 80% में बेचोगे तो सामान 115.2% में बिकेगा। एक वस्तु का क्रिय मूल्य 100% है, 100% का सामान अगर 115.2% में बिका तो जो 15.2% एक्स्ट्रा में बिका वही आपका फायदा होगा। 100 रुपए की वस्तु अगर 115.2% में बिक जाए तो जो 100% से एक्स्ट्रा है 15.2 वही आपका फायदा है। एक स्टेप में सवाल सॉल्व। मजा आया करके? अगर आपको मजा आया तो भैया वीडियो को लाइक साथ साथ करते रहे। छठा सवाल असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर का है भाई। आप जब इस तरह के क्वालिटी क्वेश्चन नहीं करोगे हैं, आपको केवल आसान आसान रेलवे के 500 सवाल का कलेक्शन है, 500 में से जो सबसे आसान 25 सवाल हैं वो छांट के यूट्यूब पे कराए जाते हैं। आपका क्या दिमाग विकसित होगा, आप क्या सीखोगे, आप क्या पेपर में परफॉर्म करोगे। हम आपको ला रहे हैं रेलवे के सबसे बेस्ट सवाल। आप इन 80 क्वेश्चंस को लगाओ जो मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगा। आपको 500 सवाल लगाने लायक फायदा होगा, और एक टाइप का मैं एक ही सवाल करवाऊंगा, कोई रिपीटेशन नहीं। ALP। किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 में बेचकर राजन को कुछ साल पहले उसके द्वारा खर्च की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था? बहुत बढ़िया सवाल, तो बहुत सरल है लेकिन लिखा इस तरीके से गया है कि भैया आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए, बाय सेलिंग ए यूज्ड फोन फॉर 6160 राजन गॉट 44% लेस देन व्हाट इट कॉस्ट हिम टू बाई इट ए फ्यू ईयर्स एगो। भाई राजन ने कुछ साल पहले फोन खरीदा था, कुछ साल पहले, आज तो साल 2024 चल रहा है, साल 2020 में राजन ने एक फोन खरीदा था। अब राजन ने उस फोन को साल 2024 में बेच दिया 6160 रुपए में, और 6160 रुपए में बेचने से उसे 44% जो राजन ने जिस दाम में खरीदा था, राजन ने फोन जिस दाम में खरीदा था उस राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। यानी कि राजन को 6160 में बेचने से 44% का नुकसान हो गया। आप ये देखो, अगर फोन का CP 100% है ना, क्रिय मूल्य 100%, तो 100% में अगर राजन ने फोन खरीदा था तो 100% से 44% कम राशि प्राप्त हुई, तो 100 में 44 का नुकसान हो गया। यानी कि राजन ने फोन बेचा कितने में? 100 में से 44 घटाइए, 56% में फोन बेचा, जबकि बेचा है 6160 रुपए में।
बोला अगर 5% का लाभ कमाना है तो किस कीमत पर बेचना चाहिए? सीपी 100%। 100% पे अगर 5% लाभ कमाना है तो राजन को फोन 105% में बेचना चाहिए। 105% की वैल्यू आपसे पूछी है। बताओ 56% के लिए 6160 है, कितने गुना? 56 एकम 56, 5 बच जाएगा, 56 एकम 56, 110 गुना। 1% की वैल्यू 110, तो 105% की वैल्यू आएगी बेटा 105 गुणा 110 रुपए, यानी कि एंड में केवल एक ही जीरो आएगा, ये आंसर नहीं है। और 105 गुणा 111 आएगा 115500, 115500 बी ऑप्शन आंसर है। 105 की 11 में गुणा करेंगे ना तो 11 11 पंजे 55, 1155 0 रुपीज, 1155 0, इतने में फोन बेचना चाहिए। अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 6। आगे आ जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं। द प्राइस ऑफ टेलीविजन इज 14,000 इंक्लूजिंग ऑफ वेट। वेट शामिल करने पर एक टेलीविजन का प्राइस 14,000 रुपए हो जाता है। यदि वेट की दर 12% है तो टेलीविजन की मूल कीमत क्या है? वेट समझिए कि अब तो वेट बंद हो गया है, जीएसटी समझ लीजिए, जीएसटी कि भैया एक टेलीविजन जैसे 100 रुपए का है, लेकिन सरकार कहती है 100 रुपए तो टेलीविजन की कॉस्ट है, 12% अगर आप टेलीविजन खरीदोगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स इंक्लूड करने के बाद एक टेलीविजन का प्राइस 14,000 रुपए हो जाता है, टैक्स शामिल करने के बाद। अगर टैक्स या वेट या जीएसटी 12% है तो टेलीविजन की ओरिजिनल कीमत क्या है? मान लिया जैसे टेलीविजन की ओरिजिनल कीमत 100% है, अगर आप 100% पे 12% वेट लगा दोगे तो टेलीविजन का प्राइस कितना हो जाएगा भाई मेरे? 112%, जबकि टेलीविजन का प्राइस कितना हो जाता है? 14,000 रुपए। बस सॉल्व करना है आपसे। 100% की वैल्यू पूछिए मेरे दोस्तों, नहीं कर सकते क्या? किससे जाएगा? 28 से। 28 चौका 112 और 28 पंजे 140, 4% की वैल्यू 500, फिर 4 से काट देंगे। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 500 बटे 4, 125 रुपए, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। टेलीविजन का ओरिजिनल प्राइस 100%, 100% के लिए 2 जीरो चुपका दो, 12,500 रुपए। 100 से गुणा कर देंगे, टेलीविजन की मूल कीमत 12,500 आंसर। अगला सवाल है ग्रुप डी का, अब तक का सबसे बड़ी लैंग्वेज का सवाल है। एक आदमी ने 50 दर्जन केले एक निश्चित धनराशि में खरीदे। एक आदमी ने 50 दर्जन केले खरीदे, बेवजह, खाना तो है नहीं, उसे खरीद के रख लिए। वह 5 दर्जन केलों को खराब हो जाने के कारण बेच नहीं सका। एक आदमी ने कुल 50 दर्जन केले खरीदे, 50 दर्जन केलों में से 5 दर्जन केले खराब हो गए और वो बेचे नहीं जा सके। अगर कोई सामान खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है, तो इसका मतलब उस सामान पे हमें 100% का नुकसान हुआ, 100% का। कैसे? जैसे आप ये समझो जैसे पेन है, ये पेन में खरीद के लाया मार्केट से 10 रुपए का, ये पेन में 10 रुपए का खरीद के लाया और मेरे दोस्त ने पेन चुरा लिया, तो 10 रुपए का पेन में खरीद के लाया था, मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया। परसेंटेज में कितना? 100%, तो 100% नुकसान हुआ कि नहीं? आप केले खरीद के लाए भैया, केले खरीद के लाए आप 100 रुपए के, सड़ गए सारे के सारे, तो 100 रुपए पे 100 रुपए का नुकसान हो गया, 100%। तो अगर कोई वस्तु चोरी हो जाती है, सड़ जाती है, फेंकनी पड़ती है, आग में जल जाती है, तो इसका मतलब उस वस्तु पे हमें 100% लॉस हो गया। तो यानी कि हमने खरीदे थे 50 दर्जन, 50 दर्जन में से 5 दर्जन तो सड़ गए। आगे अच्छे केलों, उसने अच्छे केलों का 2/3 भाग 20% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा। आप बताओ 50 दर्जन में से 5 दर्जन तो सड़ गए, तो बचे केले 45 दर्जन जो अच्छे हैं, 45 दर्जन अच्छे केले। अब 45 दर्जन का 2/3 कितना होता है? 30 दर्जन उसने केले बेचे हैं 20% लाभ पर। 30 दर्जन केले बेचे 20% लाभ पर, और बाकी अच्छे केले जो हैं, बाकी के जो अच्छे अच्छे केले हैं उनको 5% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा। तो बाकी केले कितने बचे बेटा? टोटल 50 दर्जन होने चाहिए, 5 और 30 35 हो गया, तो 35 और 15 50,
यानी कि बाकी के 15 दर्जन केले उसने बेचे हैं 5% प्रति दर्जन के लाभ पर। बोला पूरे सौदे में, यानी कि सारे केलों पर मिलाकर, सारे केलों पर उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है। तो भैया ये सवाल बन गया डेविएशन का या वेटेड एवरेज का। अगर आपको डेविएशन नहीं आता है भाई, एक ऐसा तरीका है डेविएशन जो बड़े बड़े सवालों को ऐसे धूल चटा के रख देता है, बड़े बड़े सवाल को। इसी चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर मैंने डेविएशन की कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है, जो है डेविएशन की। देखो, परसेंटेज डेविएशन मेथड पूरे यूट्यूब पे आपको इतना सिंपल तरीका नहीं मिलेगा। मैंने खुद इस चीज को इन्वेंट किया है। सवालों को उड़ाने का जबरदस्त तरीका है। कैसा भी सवाल हो, एलिगेशन जहां मुश्किल हो जाता है वहां डेविएशन काम आता है। अब यहां एलिगेशन लगाओगे या बेसिक से करोगे काफी हेक्टिक हो जाएगा। 5 दर्जन केले 100% लॉस पर, 30 दर्जन केले 20% प्रॉफिट पर, 15 दर्जन केले 5% प्रॉफिट पर, पूरे सौदे में लाभ या हानि। हमें केलों की संख्या की जरूरत ही नहीं होती, रेशियो ले लो। 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 इंक 30, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 इंक 30, 5 तिया 15। यहां डाटा बहुत आसान है। आप बताओ, ऐसे सोचो, यहां एक केले का 100% नुकसान हुआ, माइनस का 100। यहां 6 केलों का 20% प्रॉफिट हुआ, 20 छिक्का 120। या 3 केलों पर 5% प्रॉफिट हुआ, 3 पंजे 15। तो 120 और माइनस 100, 20 आ गया। 20 में 3 पंजे 15 जोड़ेंगे 35%। तो 35% का आपको फायदा हुआ, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है कितने केलों पर, 1, 6, 7 और 3 10, टोटल 10 केले बटे 10। तो 35 बटे 10 आ गया 3.5। 3.5% का आपको गेन हुआ है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो गेन है, नेगेटिव आता है तो लॉस है। तो ये लॉस वाला आंसर मत लगाना, पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट वाला आएगा आंसर। माइनस का 100, प्लस का 120 और प्लस का 15, 35 हो गया। 35% का प्रॉफिट 6, 3, 9 और 1, 10 किलो पर बटे 10, 3.5%। बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड। आगे आइए, सवाल नंबर 9, ग्रुप डी का। वस्तु एक्स को 10% लॉस पर, वाई को 15% लाभ पर बेचने से एक आदमी को 7 रुपए का लाभ होता है। अगर वो एक्स को 12% लाभ पर और वाई को 5% लाभ पर बेचे तो उसे 10 रुपए का लाभ हुआ होता। एक्स और वाई के मूल क्रिय मूल्य का योग क्या है, एक्स और वाई के सीपी का योग क्या है। देखिए, ऐसे सवाल में 2 इक्वेशन, भाई एसएससी से ज्यादा ऐसे सवाल रेलवे में आए हुए हैं। ऐसे सवालों में 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। ग्रुप डी का अच्छा सवाल है, इसको मैं अच्छे सवाल की कैटेगरी में रखूंगा। देखो, और मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं कैसे करना। ये एक्स है और ये वाई है। सुनना, वस्तु एक्स को 10% के लॉस पर बेचा जाता है। वस्तु एक्स को बेचा जाता है 10% लॉस पर, लॉस मतलब माइनस। वाई को बेचा जाता है 15% के प्रॉफिट पर। एक्स पे 10% लॉस हुआ, वाई पे 15% प्रॉफिट हुआ, और कुल मिलाकर 7 रुपए का फायदा हुआ, 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। आगे, अगर एक्स को 12% के लाभ पर बेचा जाए, 12% के लाभ पर, और वाई को 5% के लाभ पर बेचा जाए, तो हमें 10 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है? 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। एक्स वाई के सीपी का सम बताओ, तो मुझे एक्स और वाई के क्रिय मूल्य का सम निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स वाई के सीपी का। देखो, या तो आप एक्स को सेम बनाओ या वाई को सेम बनाओ, जो भी जल्दी हो सके। 10-12 को सेम बनाना पड़ेगा, 15-5 को सेम बनाना आसान है। ये मेरे दोस्तों 15 है, यहां भी 15 बना लो 3 से गुणा। अगर मैं पूरे को 3 से गुणा करूंगा तो 12 तिया 36%, ये 3 पंजे 15%, और ये आ जाएगा 30 रुपीज। मैंने इस पूरे को 3 से गुणा कर दिया। अब आप क्या करो मेरे प्यारे भाई, घटा दीजिए, घटा दीजिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर, ये 36 है ना, घटा दो, ठीक है। आप घटा दीजिए मेरे प्यारे भाई। जब आप दोनों को घटाओगे तो होगा क्या, जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे भी घटा लो। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मैं ऐसे घटा लेता हूं। जब आप घटाओगे तो 36 में से 10 घटाओगे 46%, 36 में से -10 घटाओगे 46%, यानी कि x के सीपी का 46% क्या है। देखो, 15 से 15 तो कट जाएगा, 15 में से 15 घटाओगे कट जाएगा। 30 में से 7 घटाओगे 23, 30 में से 7 घटाओगे 23, यानी कि 23 रुपए, 23।
तो मैं ये कह सकता हूं कि x के क्रिय मूल्य का 46% 23 है। 46% के लिए 23 रुपए x के सीपी का। तो x के सीपी का 100% कितना है? 50 रुपए। नहीं समझे बात को समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? अरे भाई साहब कि भाई 46% के लिए 23 के बराबर है, तो 2% की वैल्यू 1 रुपए के बराबर, तो 100% के वैल्यू 50 के बराबर। 46 का आधा 23, 100% का आधा 50, तो x का सीपी 50 रुपए आ गया। अब मुझे निकालना है y का सीपी, तो चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से। अब आप मुझे बताओ, मैं पहले केस से कर लेता हूं। x का सीपी 50 रुपए, यहां पे x का 10% लॉस हुआ, कितना? 10%, तो 50 का 10% कितना होता है? 5 रुपए का लॉस हुआ, यहां 5 रुपए का लॉस। आप बताओ टोटल 7 रुपए का प्रॉफिट है। 7 का प्रॉफिट कब आएगा? जब मैं 12 रुपए का प्रॉफिट हो, 12 माइनस 5 7 रुपए होता है, यानी कि y के क्रिय मूल्य का 15% 12 है, y के सीपी का 15% 12 है। तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दो तो 5% की वैल्यू 4 है। तो y के सीपी का 100% कितना है? 20 से गुणा करेंगे 80, तो y का जो क्रिय मूल्य आ गया वो 80 रुपए आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 15% की वैल्यू 12 रुपए है, तो 1% की वैल्यू 12/15, 100% की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 80 रुपए। तो x और y के सीपी का योग क्या आ जाएगा? 50 प्लस 80 130 रुपए। ये स्मार्ट सॉल्यूशन है। हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, पर ऐसे में 1-2 सवाल और करवाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये बताइए, ग्रुप डी का तगड़ा सवाल, ऐसे जाबड़ जाबड़ सवाल ग्रुप डी में आए हुए हैं। देखो आप, एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपए किलोग्राम की दर से बेचता है तो 20% का लॉस होता है, पहली लाइन। और जब वह एक दूसरी किस्म के चावल को 72 रुपए किलोग्राम की दर से बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। अगर उन चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपए पर केजी की दर से बेचा जाए तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। 1 दशमलव स्थान तक बताना है। आप सुनिए मेरे भाई, अब आएगा मजा। पहले आप दोनों टाइप के चावल का सीपी निकालो। अगर हम एक टाइप के चावल को 50 रुपए पर केजी में बेचते तो 20% का लॉस होता है। 20% लॉस का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए पे 20% का लॉस होता है। अगर चावल का सीपी 5 है, तो 5 का 20% 1 का लॉस हुआ, तो चावल बिका कितने में? 4 में। जबकि चावल बिका कितने में? 50 रुपए पर केजी। अगर 4 की वैल्यू 50 है 12.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 12.5 गुना आ जाएगी, 62.5। तो पहले टाइप का चावल का सीपी है 62.5। दूसरा, अगर दूसरे टाइप के चावल को 72 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है तो 20% लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब 1/5। कि चावल का सीपी अगर 5 है तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, बिका कितने में? 6 में। 6 की वैल्यू 72 है, 12 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी, 60 रुपए। तो दूसरे टाइप के चावल का जो सीपी है 60 रुपए है। तो मैंने दोनों टाइप के चावल का क्रिय मूल्य निकाल लिया। अब एक बात बताओ, हमारे पास 2 टाइप के चावल हैं, एक का दाम है 62.5 रुपए पर केजी, दूसरे का दाम है 60 रुपए पर केजी। ठीक है, अब दोनों टाइप के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। इन दोनों टाइप के चावल को 3:2 के अनुपात में मिक्स किया जाता है। अब मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का सीपी क्या होगा? आप मुझे ये बताओ, मिक्सचर का क्रिय मूल्य क्या होगा? आप तो मुझे इसकी जानकारी दे दीजिए। हमारे पास 2 टाइप के चावल हैं, एक का दाम 62.5 रुपए पर केजी है, दूसरे का सीपी 60 रुपए पर केजी है। दोनों टाइप के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचते हैं। तो मुझे बताओ कि जब मैं मिलाऊंगा तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या होगा? तो भाई साहब आप कर नहीं सकते क्या? या तो आप यहां डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो या डेविएशन। 62.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 प्लस 2.5। बेस्ट तरीका बताऊंगा। आप बताओ, पहले चावल का दाम भी 60 रुपए किलो का, दूसरा का भी 60, तो 60 तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? यहाँ 3 किलो चावल का दाम 2.5 रुपए एक्स्ट्रा है, 2.5 रुपए पर केजी, 2.5 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है 3 किलो चावल का दाम,
तो 3 गुणा 2.5 7.5, जो भी आएगा केक कटेगा तो सभी में बटेगा। टोटल चावल है 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से 7.5 चला जाएगा 1.5 बार, यानी कि 61.5। तो मिश्रण का दाम 61.5 रुपये पर केजी होगा अगर मैं मिलाऊंगा। 61.5 समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 61.5 रुपये पर केजी का हमारे पास मिश्रण है और उसे 64 रुपये का बेचा जाता है तो मुझे 2.5 रुपये का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? 2.5 रुपये का फायदा होगा कि नहीं होगा? कितने पर? 61.5 रुपीज पर। और परसेंटेज में कितना फायदा होगा? इंटू 100%, ये परसेंटेज में फायदा होगा। ये तो निकला है। तो पहले मैंने मिश्रण का क्रिया मूल्य निकाला 61.5। अगर 1 किलो मिश्रण 61.5 रुपए का है और 64 का बेचा जाएगा तो 64 में से 61.5 घटाओ 1.5 का फायदा होगा 61.5 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, आ गया 2500 बटे 61.5। तो 4 बार जाएगा ये 615 चौका 2460, 4 बार जाएगा 2460, यानी कि ये आंसर नहीं है। और 2460 के बाद भी मेरे दोस्तों यहां पर 40 बच जाएगा, यानी कि अप्रोक्स 4.1, लगभग 4.1% आएगा आंसर। बेहतरीन लेवल का सवाल ये था। सवाल नंबर 10 आगे आइए 11वां। अरविंद ने एक वस्तु X रुपए में खरीदी। अरविंद ने एक वस्तु X रुपए में खरीदी, उसने 15% लॉस पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपए खर्च किए और 25% लाभ पर मीनू को बेच दिया। मीनू ने 1475 में खरीदा है, तो X का मान ज्ञात करो। ये सवाल है, बहुत बढ़िया। देखो, अरविंद ने एक वस्तु खरीदी X रुपए की और अरविंद ने इसे बेच दिया भाई बीरू जी को 15% के लॉस पर। कितने के? 15% के लॉस पर अरविंद ने बीरू को बेच दिया, बीरू को। फिर बीरू ने जितने में खरीदा, बीरू ने वस्तु को जितने में खरीदा उस पर 126 रुपए और खर्च किए। बीरू ने 126 रुपए और खर्च किए वस्तु पर। पहले बीरू ने वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद इसको इसके कन्वीनियंस पर 126 रुपए, इसकी ढुलाई पर 126 रुपए और खर्च किए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर 126 रुपए और खर्च किए। और खरीदने के बाद जो प्राइस आया, 126 रुपए खर्च करने के बाद जो प्राइस आया, उसके 25% लाभ पर मेरे दोस्तों, 25% लाभ पर इसने बेच दिया मीनू को। कितने बेच दिया? मीनू को। अगर मीनू ने 1400 कितने में? 75 में खरीदा है, तो आपसे पूछा X का मान क्या होगा। क्या आप इस सवाल नहीं कर सकते? इस सवाल में आपको उल्टा सॉल्व करते हुए लाना है। स्टार्टिंग पे अरविंद ने सामान X रुपए का खरीदा, बीरू को बेचा बेटा 15% लाभ पर, 15% लॉस पर। फिर बीरू ने 126 रुपए खर्च किए। 126 रुपए खर्च करने के बाद जो प्राइस हो जाएगा बीरू का, वो टोटल प्राइस होगा। जैसे पेन में 10 रुपए का खरीदता हूं, 2 रुपए में इसको रिक्शा वाले को देता हूं लाने के लिए, तो मेरा टोटल सीपी तो 10 और 2 12 हो जाएगा ना। फिर उस पर 25% लाभ पर बेचा मीनू को। देखो 25% लाभ का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब अगर ये 4 का समान है तो 4 का समान 5 में बिका। अगर 5 की वैल्यू 1475 है, कितने गुना? तो 5 दूनी 10, 2 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 255 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 255 गुना होगी, यानी कि 1020 रुपए। 1020 आ जाएगा ये 1020। 1020 पे 25% लाभ कमाओगे तो 1475 में बिकेगा। समझ में आया? 5 दूनी 10, गलत कर दिया, तभी तो कहें कुछ गड़बड़ तो है। ये देखिए 5 दूनी 10, 10 के बाद यहां पे 4 बच जाएगा बेटा। 5 नाम 45, 5 पच्चे 25, 295 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 295 गुना करोगे तो ये 1180 हो जाएगा बेटा, है ना। 1200 से 20 कम 1180 रुपए, तो ये 1180 आएगा, 1180 रुपए। सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि बीरू ने जिस दाम पे सामान खरीदा उसमें 126 रुपए ढुलाई पर देने के बाद 1180 आता है, तो बीरू ने खरीदा कितने का होगा? 1180 से 126 रुपए कम का खरीदा होगा ना, यानी कि 1054 रुपए का। बीरू ने जो सामान है वो 1054 रुपए का खरीदा होगा कि नहीं? 1054 का सामान खरीदा होगा बीरू ने,
प्लस 126 रुपए इसके कॉन्वेंस पे खर्च किए, 1054 में 126 ऐड करो, 1180 का सामान हो गया टोटल। 1180 में 25% प्रॉफिट ऐड करके मीनू को बेच दिया 1475 में। आपसे पूछा एक्स का मान। अब अरविंद ने सामान बेचा है बीरू को 15% लॉस पर। 15% लॉस का मतलब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20। 15% लॉस का मतलब 20 का जो सामान है वो 17 में बिका। अब 17 की वैल्यू कितनी है? 1054। तो 17 छिक्का 102, 17 दूनी 34, 62 गुना। तो 20 की वैल्यू भी तो 62 गुना होनी चाहिए ना। तो 62 दूनी 124, 1240। तो अरविंद ने वो सामान 1240 में खरीदा होगा, ए ऑप्शन। और वाकई में बहुत अच्छा सवाल है, उल्टा सॉल्व कर रहा था। अब आपको ऐसे क्वेश्चन मेरे अलावा तो कौन करवाएगा भाई? कोई नहीं करवाता। सब हल्का हल्का सवाल छांट के आपको पागल बना देते। और जी हां, ग्रुप डी में भी इस लेवल के सवाल आते हैं। इतनी जो है माइंड प्रिपेयर करके जाना पेपर देने। सवाल नंबर 12, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड लेवल 3 का सवाल करो। ऋतिक एक मैच को 37.5% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने 12.5% कम में खरीदा होता और 330 रुपए कम पर बेचता तो 10% का लाभ होता। मैच का क्रय मूल्य 1000 रुपए से कितना परसेंट कम है? गजब का सवाल। ऋतिक एक मैच को 37.5% लाभ पर बेचता है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8/8। अगर उसने 12.5% कम में खरीदा होता, 12.5% का मतलब 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। अब एक बात देखो, ऋतिक एक टेबल को 37.5% लाभ पर बेचता है। 37.5% में /8 आता है। 12.5% कम में खरीदा होता है, यहां भी /8 आ रहा है। ये ना परसेंटेज बड़ी सड़ी हुई है। तो अगर मुझे कैलकुलेशन कम करनी है तो आपको क्या करना चाहिए? आप आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 8 मान लो। माना आर्टिकल का जो सीपी है वो 8 है। माना आर्टिकल का क्रय मूल्य 8 है। ये मान लिया भाई मैंने, कुछ तो मानना पड़ेगा। 100 मानने से 100 मान के भी हो जाएगा, पर 100 मानने से ज्यादा बेटर है आप सवाल का सीपी 8 मान लीजिए। माना सवाल का सीपी 8 है। अब 8 का 37.5%, 8 का 37.5% 3 होता है। अगर 8 पे 3 का प्रॉफिट हुआ है तो सामान बेचा कितने में? 11 में। सेलिंग प्राइस कितना है? 11। यही है ना। ऋतिक एक मैच को 37.5% लाभ पर बेचता है। 37.5% मतलब 3/8। सीपी अगर 8 है तो 8 का सामान 11 में बेचा। आगे, अगर 12.5% कम में खरीदा होता, सामान का सीपी 8 है। अगर 8 से 12.5% कम में खरीदोगे, 12.5% कितना होता है? 1/8। तो 8 का 1/8 कितना आ जाएगा? 1। तो अगर 8 से 1 कम में खरीदोगे यानी कि 7 में। अगर ऋतिक ने वो सामान 7 यूनिट में खरीदा होता और 330 रुपए कम में बेचता, जिस दाम पर ऋतिक पहले बेच रहा है ना, उससे अगर 330 रुपए कम में बेचता ऋतिक, तो ऋतिक को 10% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। अब ऋतिक सामान 8 में ना खरीद के 7 में खरीद रहा है। 7 यूनिट में ऋतिक सामान खरीद रहा है, तो 7 यूनिट पर अब ऋतिक को 10% का प्रॉफिट होता। 10%। अगर वो सामान को पहले से 330 रुपए कम में बेचेगा तो अब उसे 10% का लाभ होगा। सामान अब ऋतिक 7 में खरीदता है। 7 का 10% होता है 0.7। 10% मतलब 1/10। 7 पे 0.7 का फायदा होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 7.7 में। आप मुझे बताओ, पहले ऋतिक सामान 11 का बेच रहा था, अब 7.7 का बेच रहा है, तो ऋतिक को कितने कम में बेचा? पहले 11 में बेच रहा था, अब 7.7 में बेच रहा है। कितने कम में बेचा? 11 में से 7.7 घटाइए, 3.3 कम में बेचा। 3.3 की वैल्यू 330 रुपए। सवाल में कितने गुना? 100 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी 8 का 100 गुना होगा, 800 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 800 रुपए। सवाल यह है, मेज का क्रय मूल्य 1000 से कितना प्रतिशत कम है? 1000 से 800 कितना कम है? तो 1000 से 800 200 रुपए कम है। 1000 से 800 200 रुपए कम है, जो कि कितना होता है? 20%। 1000 से 800 20% कम है।
गजब का सवाल, कितना घुमाया है बेटा आपको। आगे आइए, देख रहे हैं हर लैंग्वेज का एक एक सवाल ही मैं आपको करवा रहा हूं, बेहतरीन सवाल हैं। लवली कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। लवली अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर निकालता है, जबकि बंटी कॉस्ट प्राइस पर। उन्होंने पाया कि इनके प्रॉफिट का डिफरेंस 100 रुपए है। सेलिंग प्राइस इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इफ देयर सेलिंग प्राइस इज सेम, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, और दोनों को ही 25% प्रॉफिट होता है। बोथ ऑफ देम गेट ए 25% प्रॉफिट, दोनों को 25% प्रॉफिट होता है। व्हाट द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है? आपसे पूछा सेलिंग प्राइस क्या है, बहुत बढ़िया। देखो तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा। देखिए ये हो गया लवली, ये हो गया बंटी। लवली बंटी, बंटी बबली करता तो ज्यादा बढ़िया रहता। यहां मैं लिख रहा हूं सीपी और यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। अब एक बात को सुनना, लवली प्रॉफिट निकालता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। देखो प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लवली सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकालता है, जबकि बंटी सही काम करता है। बंटी लागत मूल्य को लाभ की गणना करता है। वो पाते हैं उनके लाभ का अंतर 100 रुपए। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों को 25% का लाभ मिला। 25% लाभ का मतलब होता है 1/4। दोनों को 25% का लाभ मिला, 1/4। अच्छा, बंटी लागत मूल्य पर प्रॉफिट निकालता है। इसका मतलब यह है कि अगर बंटी का सीपी 4 है, अगर बंटी का सीपी 4 है तो बंटी को 4 पे 1 का फायदा हुआ, तो बंटी ने सामान बेचा कितने में? 5 में। ये बंटी के सीपी और एसपी का रेशियो है। लवली के साथ प्रॉब्लम यह है कि दोनों को 25% प्रॉफिट होता है। लवली को भी 25% प्रॉफिट हुआ, 25% मतलब 1/4 का प्रॉफिट। लेकिन लवली अपना प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर निकालता है। यानी कि लवली ने अगर सामान 4 रुपए का बेचा है, अगर लवली का सेलिंग प्राइस 4 है तो ये 1 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब अगर लवली ने सामान को 4 में बेचा है तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो लवली का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3। लवली का सीपी 3 है, ठीक है। तो 1 का बेस सीपी है, 1 का बेस एसपी है, बस ये फर्क है। लेकिन सवाल में ये भी तो बोला है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस कहां सेम है? इसका सेलिंग प्राइस 4 है, इसका 5 है, सेम बनाना पड़ेगा। 4 5 को बराबर कर लेते हैं, 20 20 बनाने के लिए यहां रेशियो को 5 से गुणा करेंगे, यहां रेशियो को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। भाई इसका सेलिंग प्राइस भी आप देखो 4 पंजे 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया। अब आप मुझे बताओ दोनों का प्रॉफिट कितना है? आप मुझे ये बताओ कि दोनों का एक्चुअल में प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 5 दिया 15 का सामान 20 में बिका तो 5 का प्रॉफिट हुआ। ये देखिए 4 चौक 16 का सामान 20 में बिका, 16 का सामान 20 में बिका तो 4 का प्रॉफिट हुआ। तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है 1, और दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 100 रुपए है। लाभ का अंतर 100 रुपए, तो 1 की वैल्यू आ गई यहां से 100 रुपीज, 100 रुपए आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर 1 की वैल्यू 100 रुपए है तो दोनों का सेलिंग प्राइस है 20 20 तो 20 की वैल्यू आ गई 2000 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 100 रुपए तो दोनों का सेलिंग प्राइस है 20 20 की वैल्यू आ गई 2000। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है 20 यूनिट। गजब का सवाल है, और ये रेशियो मेथड आसान है। ये तो आसान डाटा था, मुश्किल होता तो भी कर लेते ऐसे ही। ये बताइएगा, एक कुर्सी को 5% लॉस पर, टेबल को 15% लाभ पर बेचने से एक आदमी को 300 रुपए का लाभ होता है। देखो फिर से सवाल आ गया, ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला फिर से सवाल आ गया। चेयर है, टेबल है, बोला है अगर हम एक कुर्सी को 5% लॉस पर बेचें और टेबल को 15% के प्रॉफिट पर बेचें तो हमें 300 रुपए का लाभ होता है। कितने का? 300 रुपीज का लाभ होता है। अगर एक चेयर को 5% लाभ पर बेचें, टेबल को 15% प्रॉफिट पर बेचें तो 300 रुपए का लाभ होता है। आगे अगर कुर्सी को 5% लाभ पर बेचें, कुर्सी को, और टेबल को 5% लाभ पर बेचें तो 180 रुपए का फायदा होता है। अगर कुर्सी को 5% लाभ पर बेचें, टेबल को 5% लाभ पर बेचें, दोनों को 5% लाभ पर बेचें तो 180 का लाभ होता है। कुर्सी का एक्चुअल लागत क्या है? कुर्सी का सीपी क्या है? चेयर का सीपी आपसे पूछा है।
अगर सवाल में चेयर का सीपी पूछा है तो टेबल का सीपी हटाओ ना भाई। ये 15, ये 5 से बना लीजिए। अगर मैं यहां भी 15 बना लूं, 3 से गुणा कर दूं, या यहां मैं 5 से भाग कर दूं, दोनों ही हो जाएगा। अगर भाई मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 18 तिया 540। कोई परेशानी क्या? नहीं। अब आप मुझे घटा दीजिए, आप घटा दीजिए मेरे प्यारे भी। चेयर का सीपी अपने आप आ जाएगा उड़ के। जब आप घटाओगे तो 15 से 15 कट जाएगा। 15 में से -5 घटाएंगे 20%। तो चेयर के सीपी का 20% कितना है? जब आप 540 में से 300 घटाएंगे 240 रुपए। तो चेयर के क्रिय मूल्य का 20% 240 है। चेयर के सीपी का 20% 240 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर एकदम समझ में आया। किससे गुणा करी थी हमने? 3 से गुणा करी थी ना। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 540। ये घटा दीजिए, कट जाएगा टेबल का। तो 15 में से -5 घटाएंगे 20%, और ये आ जाएगा 540 में से 300 घटाएंगे 240। तो चेयर के सीपी का 20% 240 है। तो चेयर के सीपी का 100% आएगा 1200 रुपए। तो आंसर 1200 रुपए आना चाहिए। कोई गड़बड़ है क्या सवाल में? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, 5% लॉस है चेयर पे, टेबल पे 15% प्रॉफिट है, 300 का फायदा। चेयर पे 5%, यहां 5%, 180 का फायदा। 3 से गुणा कर दिए, 15 15 540 हो गया। जब घटाएंगे तो 15 15 कट जाएगा। 15 में से -5 गया 20%, आ जाएगा 240 रुपए, यानी कि ठीक है। तो चेयर के सीपी का 20% 240 है। तो चेयर के सीपी का 100% कितना है? 240 का 5 गुना 1200 रुपए। तो चेयर के क्रिय मूल्य का 100% 1200 रुपए आना चाहिए। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ये 1200 रुपए होना चाहिए, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, आगे आओ। हरीश ने एक वस्तु 520 में खरीदी और इसे 30% लॉस पर रेणु को बेच दिया। इस पैसे से हरीश ने एक और सामान खरीदा और उसे 55% लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ग्रुप डी का सवाल है, एसएससी में भी आता है। ये देखिए, हरीश ने एक सामान खरीदा पहले 520 रुपए में, और हरीश ने यह सामान बेच दिया 30% लॉस पर। 30% लॉस पर बेच दिया। तो जब हरीश ने इस सामान को बेचा तो हरीश को कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिले होंगे। अब इस पैसे से 30% लॉस पर बेचने से हरीश को जो पैसे मिले उससे एक और सामान खरीद लिया और उस सामान को 55% के लाभ पर बेच दिया। तो हरीश का कुल लाभ क्या होगा? आपको नहीं दिख रहे? सक्सेसिव हो गया। -30 + 55 का सक्सेसिव हो गया। तो हरीश का जो लाभ होगा वो होगा -30 + 55 -30 गुणा 55/100। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर एकदम समझ में आ गई। तो 55 - 30 तो 25 हो गया, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 165/10 16.5। तो 25 में से 16.5 घटाऊंगा तो 8.5% का हरीश को फायदा हुआ है, जो बी ऑप्शन आएगा। समझ में ही बात? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 16, यह भी ग्रुप डी के पेपर का सवाल है। एक आदमी को एक अलमारी एस पर बेचने से सेलिंग प्राइस का 20% के बराबर लाभ होता है। अगर अलमारी के कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए और एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, सवाल में बोला है एक आदमी को एक अलमारी को निश्चित मूल्य एस पर बेचने से सेलिंग प्राइस के 20% के बराबर लाभ होता है। समझे? आप देखो, ये अलमारी का सीपी है, ये एसपी है, विक्रय मूल्य। इस सेलिंग प्राइस को ही शॉर्ट में एस कह रहा है, एस। सवाल में बोला गया है कि एक आदमी एक अलमारी को एक निश्चित दाम पर बेचता है, एक सर्टेन प्राइस एस में बेचता है, 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट। यानी कि आपने अलमारी को जिस दाम पे बेचा है उस दाम का 20% आपका प्रॉफिट है। बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एक आदमी अलमारी को एक दाम पर बेचता है,
विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। जिस प्राइस में आपने बेचा है उस प्राइस का, विच जो है नियरेस्ट पूर्णांक के लिए लगता है, उस प्राइस का 20% आपको लाभ होता है। यानी कि जैसे आपने एक अलमारी को 100 रुपए में बेचा तो 100 रुपए का 20% क्या होता है, 20 रुपए, तो आपको 20 रुपए का फायदा हुआ है। आपने एक अलमारी 100 रुपए में बेची, आपको 20 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि अलमारी का सीपी कितना होगा, 80 रुपए, 80। ये मीनिंग है बेटा इस बात का। अलमारी का कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाता है, अलमारी का सीपी है 80, अगर 80 को 10% बढ़ाओगे यानी कि 80 का 10% 8 बढ़ाओगे, सीपी हो जाता है 88, और एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। एस है 100, 100 से 4% ज्यादा कितना होता है, 104, 104 में बेचा जाता है। तो अब लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, 88 की अलमारी अब 104 में बिकेगी तो कितना लाभ होगा, ये तो 8 से कट जाएगा, 11 बार और ये 13 बार। तो भैया अगर 11 का सामान 13 में बिकेगा तो 2 का प्रॉफिट होगा 11 पर, 2/11, और 2/11 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 18.18%, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/11 9.09% है, और इसका दुगुना 18.18%। अच्छा सवाल है, आगे आइए। एक आदमी 2 आर्टिकल 20,000 रुपए ईच में बेचता, एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे 20,000 20,000 रुपए के, यानी कि दोनों आर्टिकल को सेम दाम पर बेचा है, सेम सेलिंग प्राइस पर। ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन वन आर्टिकल, एक पे 15% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 15% का लॉस हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आंसर नियरेस्ट इंटीजर में बताना है इस ट्रांजैक्शन में। भाई इस सवाल में कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं, और आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करने होंगे। और ये जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस बुक में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे बहुत सिंपल भाषा में। जो आपको प्रैक्टिस बुक में आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस बुक में केवल आपको सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। कॉन्सेप्ट किंग बुक में आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अब आप ये चेक करो कि कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट आता है। अगर कोई आदमी 2 वस्तुओं को सेम दाम पर बेचता है, एक वस्तु पे अगर X% का लाभ हो, लाभ, और दूसरी वस्तु पे X% का नुकसान हो, तो दोनों पर कुल मिलाकर, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर हमेशा X²/100% का लॉस होगा हमेशा। ये बात कितने बच्चों को पता है? अगर आपको ये बात पता है तो आपकी तैयारी ठीक है, वरना आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे सवाल में 2 वस्तुओं में हर एक को 20,000 में बेचा, एक पे 15% का लाभ है, दूसरे पे 15% का लॉस है, तो कुल मिलाकर उसको हानि ही होगी, यानी कि प्रॉफिट वाले तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते इस सवाल में। आंसर तो या ए ऑप्शन है या बी, तुक्का भी मारो तो आधा चांस है ठीक होने का। अगर एक वस्तु पर 15% लाभ है, दूसरे पे 15% प्रॉफिट है, तो दोनों लॉस है, तो दोनों पे कुल मिलाकर 15²/100 यानी कि 2.25% लॉस होगा दोनों पर कुल मिलाकर, जो कि कितना होता है मेरे प्यारे भाई? आपसे पूछा अमाउंट, अगर आपसे परसेंटेज में पूछता तो यही आंसर आ जाता। मेरे दोस्त अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगी तो 2.25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। देखिए 2.25 का मतलब 2 + 1/4, 9/4%। 9/4% का मतलब परसेंटेज होता है 1/100, 9/400, 9/400। इसका मतलब अगर सीपी 400 है तो 400 पे आपको 9 का लॉस हुआ है। अगर दोनों वस्तुओं का सीपी 400 है तो 400 पे 9 का लॉस हुआ है, तो सामान बिका कितने में? 400 पे 9 का लॉस हुआ तो सामान बिका है 391 में, जबकि सामान बिका कितने में है? एक वस्तु 20,000 की, तो 2 वस्तु कितने की होगी? एक वस्तु 20,000 की बेची है प्रत्येक वस्तु, तो 2 वस्तु आप बेचोगे 20 और 20 40,000 की, तो 391 की वैल्यू 40,000 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा कुल लॉस कितने का हुआ, लॉस ही होगा बेटा 9, 9 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 391 की वैल्यू 40,000 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी ये, और आपसे 9 की वैल्यू पूछिए मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 9 ये आएगा। तो ये वैल्यू 1000 से बड़ी आएगी कि 1000 से छोटी आएगी? जल्दी से बताओ।
भाई 9 चौक 36, अगर मैं 3,60,000 को 391 से भाग भी दूं तो 1000 नहीं जाएगा, ये 1000 नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये वैल्यू 1000 से छोटी आएगी। ये ए ऑप्शन आंसर नहीं आएगा, बी ऑप्शन आंसर आएगा। बोलो बात आई ना समझ में। अगर मैं 40,000 को 391 से भाग दूं तो ये एक बार जाएगा, यानी कि ये मेरे दोस्तों लगभग एक बार जाएगा, फिर आपका 9 बच जाएगा, फिर 0। ठीक है बेटा, फिर आपका ये यानी कि फिर 9 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू 1000 क्रॉस नहीं करेगी, ये 900 पॉइंट ही रहेगी, और 900 पॉइंट आपका एक ही आंसर है, बी। ऐसे सोचना है। आगे आओ। यदि बुशरा ने अपने स्कूटर को 15,000 में बेचा और सेलिंग प्राइस के 1/5 भाग के बराबर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बताओ। इससे मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। बुशरा ने अपने स्कूटर को बेचा 15,000 में और सेलिंग प्राइस के 1/5 के बराबर लाभ हुआ, 1/5 के बराबर लाभ हुआ सेलिंग प्राइस का। इसका मतलब यह है कि अगर स्कूटर का सेलिंग प्राइस 5 है तो 1 का लाभ हुआ है, ये मतलब है मेरे प्यारे भाई, समझे ना। सेलिंग प्राइस का 1/5, तो सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो 1 का लाभ हुआ, यानी कि आपने स्कूटर को 5 रुपए में बेचा, आपने स्कूटर को 5 रुपए में बेचा, आपको 1 का फायदा हुआ, तो स्कूटर का सीपी क्या होगा, 4 रुपए। 4 रुपए के स्कूटर पे 1 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 5 में बिकेगा, तो प्रॉफिट आ गया 1/4। प्रॉफिट हमेशा क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, और 1/4 25%। अगला, 2 कंबल का सेलिंग प्राइस सेम है। एक कंबल 66.66% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। दोनों कंबलों को बेचने से कुल लाभ भी 50% है। प्रत्येक कंबल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तगड़ा सवाल भाई, तगड़ा सवाल है, लेवल 3 के पेपर में आया है। जैसे ऐसे सवाल आते हैं ना, बच्चे तुरंत एक्स मान के करने लगते हैं। आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, 2 कंबल हैं, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां लिख रहा हूं एसपी। सवाल में कहा गया 2 कंबल का सेलिंग प्राइस सेम है। एक कंबल 66.66% के लाभ पर बेचा जाता है। 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, यानी कि अगर कंबल का सीपी 3 रुपए है तो 3 पे 2 का फायदा हो तो कंबल बिका है 5 में। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर इसका सीपी 3x है तो इसका सीपी 5x है। एक्स मान के भी कर सकते हो, वरना रेशियो से भी हो जाएगा, बिना एक्स माने भी। तो कंबल का सेलिंग प्राइस सेम है। एक कंबल को 66.66% के लाभ पर बेचा जाता है 2/3, यानी कि अगर 3 का कंबल है तो 5 में बिका, ये रेशियो है। एक वेरिएबल से मैंने गुणा कर दी, अगर 3x, ठीक है भाई, एक सेकेंड, हाँ, अगर 3x का कंबल है तो हमने 5x में बेचा। दोनों कंबल का सेलिंग प्राइस समान है। अगर पहले कंबल को आपने 5x में बेचा है तो दूसरा भी 5x में ही बिकेगा। बोला दूसरे कंबल का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 400 रुपए कम है, तो दूसरे कंबल का जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 5x - 400, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से 400 रुपए कम है, 5x से 400 रुपए कम है। दोनों कंबल को मिलाकर 50% लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों कंबल को मिलाकर आपको 50% लाभ हुआ, इसका मतलब यह है कि दोनों कंबल का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो दोनों कंबल के टोटल कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो टोटल कॉस्ट प्राइस का 150% है। आपको 50% फायदा हुआ, यानी कि दोनों कंबल का जो टोटल विक्रय मूल्य है वो दोनों के टोटल कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है, यानी कि कंबल कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा में बिके। 100% से 50% ज्यादा क्या आ जाएगा, 150%। दोनों कंबल का टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, 5x 5x 10x, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों का, ऐड करो 8x - 400, तो जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस का 150% है, 150%। और 150% का मतलब मेरे दोस्तों, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% पे 50% प्रॉफिट लोगे, 150%। 150% का मतलब 150 बटा 100, 1.5 गुना। अब बताओ, 1.5 की 8x में गुणा करेंगे 12x, 12x माने 10x 2x,
1.5 की 400 में गुणा करेंगे, 600 इधर आएगा, तो x का मान आ गया 300। x का मान 300 आ गया। अब आपसे जो मर्जी पूछ ले, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य 5x आ गया 1500 रुपए। 1500 रुपए सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल है भाई, ये भी एक स्टेप में हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करोगे। सवाल नंबर है 20। 500 रुपए, 720 रुपए, 900 रुपए पर केजी वाली चाय की 3 किस्मों को 9, 5, 11 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अगर सेलर को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मिश्रित चाय का पर केजी सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया। हमने 3 टाइप की चाय को मिलाया है। हमने 3 प्रकार की चाय को 9:5:11 के अनुपात में मिलाया। पहली चाय का दाम है 500 रुपए पर केजी, दूसरी चाय का 720 रुपए पर केजी और तीसरी चाय का 900 रुपए पर केजी। यह है। जब आप तीनों टाइप की चाय को मिक्स करोगे तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या होगा यह बता दो आज आप मुझे। उस मिश्रण का सीपी क्या होगा? मिश्रण का सीपी बताओ। ₹500, 720, 900 रुपए वाली 3 चाय को अगर आप मिक्स करोगे तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का सीपी क्या होगा? यह सवाल है डेविएशन का। और डेविएशन का कॉन्सेप्ट आपको कहां पे मिलेगा? इस वीडियो में। या तो आप बेसिक से करोगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, स्मार्ट तरीके से करोगे कि आपने मान लिया कि मिश्रण, अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो, मान लिया मिश्रण का दाम 500 रुपए पर केजी मैंने मान लिया। अब 500 से तुलना करो, ये 500 से तो 500 जीरो ज्यादा है, 9 गुणा 0 0। मैंने मिश्रण का दाम 500 माना है पर ये तो 720 है, 220 रुपए ज्यादा है। अब 5 किलो चाय का दाम 220 ज्यादा है तो 5 गुणा 220 1100। मैंने 500 माना, ये तो 900 है, 400 रुपए ज्यादा है, तो 11 गुणा 400 4400। तो 4400 प्लस 1100 5500 रुपए एक्स्ट्रा है। अब केक कटेगा तो सभी में बटेगा। ये जो 5500 रुपए डेविएशन आ रहा है इसे सभी तीनों चाय की टोटल क्वांटिटी में बांट देंगे। 9, 5, 14 और 11, 25 ये आ जाएगा। 25 से जो है 5500 आपका कट जाएगा मेरे दोस्तों। 500 और कितनी बार कट जाएगा? 220 बार। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 500 में जब आप 220 जोड़ेंगे तो 720 आ गया। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया 720 रुपए। ये मिश्रण का सीपी आ गया 720 रुपीज। सही है। और 720 रुपए की चाय पे अगर 20% लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 720 का 20% होता है 72 दूनी 144, 144 रुपए। तो 720 में 144 जोड़ेंगे तो 864। 864 रुपए पर केजी में बेचना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर है। अगला 21वां, यह भी सवाल एनटीपीसी का है। रहीम ने 20 किलो संतरे 45 रुपए की दर से और 54 रुपए पर केजी की, रहीम ने 20 किलो संतरे 45 रुपए पर केजी की दर से खरीदे और 54 रुपए पर केजी की दर से बेच दिया। लेकिन 1.5 किलो संतरे खराब हो गए इस दौरान। उसने खराब हुए संतरों को 10 रुपए पर केजी की दर से बेचा। उसका कुल शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। टोटल कितना लाभ या हानि हुआ सोचो। रहीम ने 20 किलो संतरे खरीदे। 1 किलो संतरा 45 रुपए का। अगर 1 किलो संतरा 45 रुपए का है तो 20 किलो संतरे रहीम भाई ने कितने खरीदे होंगे? 900 रुपए के। 45 गुणा 20। जब बेचने की बारी आई, सुनना, तो 20 किलो में से 1.5 किलो संतरे सड़ गए। 20 किलो में से 1.5 किलो सड़ गए तो बचे 18.5 किलो। 18.5 किलो संतरे बेचे हैं और 1 किलो संतरा 54 रुपए का। तो 18.5 किलो कितने के बेचे होंगे? 54 रुपए। 18.5 गुणा 54 रुपए के। अब जो संतरे खराब हुए, 20 किलो में से 1.5 किलो जो खराब हुए, उन 1.5 किलो को बेचा है 10 रुपए केजी के हिसाब से, यानी कि टोटल इतने में बिका। सोचो ना, 20 किलो खरीदे थे, 1.5 किलो खराब हो गए, 1.5 किलो बेच दिए 10 रुपए किलो के हिसाब से, बाकी के 18.5 किलो बेच दिए बेटा 54 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो कुल कितना प्रॉफिट हुआ? कुल कितना प्रॉफिट और परसेंटेज में रेशियो ले लीजिए, ये आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा। और ये मेरे दोस्तों कटना ही है, ये तो 3 से कटना ही है।
और तो कुछ है होगा नहीं। 18.5 का मतलब होता है आपके पास 37/2। 18.5 को 37/2 लिख लीजिए और 2 से 54 आप काट लो 27 बार। अब देखो क्या कटता है और क्या बचता है। मेरे को केवल यहां से एक ही चीज दिखाई दे रही है, 3 3 से कट जाएगा ये 45 15 बार, 3 से कट जाएगा 27 9 बार और ये 15 कट जाएगा 5 बार। 20 गुणा 15 300 आ गया। 37 निम्मा 333, देखो 37 थी 111 होता है, तो 37 निम्मा 333 और 5 338। यानी कि अल्टीमेटली मैंने रेशियो ले लिया, सीपी से एसपी का रेशियो ले लोगे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 300 का सामान 338 में बिक गया, तो आपको 38 का प्रॉफिट हो गया बच्चों, कितने पर? 300 पर। और परसेंटेज में कितना? इनटू 100%, तो आ गया 38/3। तो यह आ जाएगा भैया 12 तिया 36 और 2 38, 12 सही 2/3% का गेन हुआ। पहला ऑप्शन ही सही है। 21वें सवाल का पहला ऑप्शन सही। आगे, एक लैपटॉप की कीमत 27,000 रुपए है। 2 साल की बढ़ी हुई वारंटी लेने के लिए आपको 15% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। होता है ना कि भाई लैपटॉप खरीदोगे 27,000 का, लेकिन अगर आप उसकी वारंटी बढ़वाओगे कि अगर टूट फूट जाए तो आपको फ्री में सर्विस मिले, तो आपको एक्स्ट्रा 15% देना पड़ेगा। लैपटॉप की अंतिम लागत क्या होगी यदि कुल मिलाकर 6% जीएसटी का भुगतान किया जाना है? अगर आपको लैपटॉप पे 6% जीएसटी भी देना है, तो भैया लैपटॉप की कीमत है 27,000 रुपए, 27,000। पहली बात तो आपको 15% एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। 2 साल की आपको वारंटी बढ़ानी है, तो 100% को 15% बढ़ाइए तो 115% पेमेंट करनी पड़ेगी। ये तो हो गया लैपटॉप का प्राइस 2 साल की वारंटी बढ़वाने के बाद। अब इस प्राइस पे लैपटॉप की अंतिम कीमत क्या होगी? अगर 6% जीएसटी भी आपको पे करना है, टैक्स भी देना है, हर चीज 100% होती है। 100% पे अगर 6% जीएसटी भी देना है तो 106%। ये कैलकुलेशन आप करोगे, आपका आंसर आएगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर आप इस सवाल को देखोगे तो 27 में आता है 9, 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल है 6 तीनों, ये भी 9 का मल्टीपल है 9, 3 3 6 ये भी 9 का मल्टीपल है 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। सारे ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल है। फिर बच्चों यहां 115 में 23 आता है, आप 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इकाई का अंक देख लो, परसेंटेज से ना 2 जीरो कट जाता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है। अगर आप ये देखोगे परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, ठीक जी। अब आप बताओ 270 का 115% क्या आएगा? 270 का 115% निकालो ना, 270 आ जाएगा। और 115%, 270 का 100%, 270 15% क्या आएगा? 270 का 15% यानी कि 3/20, ये 0 0, तो आ जाएगा जी आपका 27 तिया 51 बटा, ये एक काम करते हैं 106 का 115% निकाल लेते हैं। 106 का निकाल लो 115%, ये तो 270 है ही। 106 का 115% क्या आएगा? 106, और 106 का 15% भी आप निकालेंगे मेरे दोस्तों तो 3/20, 106 का 3/20, ये भी दशमलव में जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 15.9, तो आ जाएगा 121.9, 121.9, ये आ गया। और आप जानते हैं कि दशमलव से 0 कट गया, यानी कि एंड जो भी आएगा 7 नाम 63 3 इकाई का अंक आएगा। तो आंसर इन दोनों में से है, ये दोनों तो कतई आंसर नहीं है। समझ में आया ना? मैंने 106 का 115% निकाला, तो पहले 106 का 100% 106, फिर 106 का 15% ही आ जाएगा मेरे दोस्तों 15.9, दोनों को ऐड कर लिया। अब 27 की हमकी गुणा करनी है 1219 में। अब आप बताओ ये गुणा करके 31,000 आएगा कि 32,000 आएगा? अगर 27 की 1200 में भी गुणा करें ना, अगर 27 की आप 1219 का मतलब होता है 1200 प्लस 19, अगर 27 की 1200 में भी गुणा करें तो भी मेरे दोस्तों 32,000 हो जाता है, कि 27,000 और 5400 तो भी 32,000 हो जाता है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 32,000 से बड़ा आएगा, तो आंसर डी ऑप्शन है। तो भैया कैलकुलेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस सवाल में। आप देखो ना कि अगर हम यहां पे डिजिटल सम लगा रहे हैं, सारे ऑप्शन का सेम है,
हम यहां पर मेरे प्यारे भाई यूनिट डिजिट लगा रहे हैं, दोनों ऑप्शन का सेम है। फिर हमें यहां पे एक एप्रोक्स कैलकुलेशन करके ही देखनी पड़ी, और टुकड़ों में कैलकुलेशन करो, टुकड़ों में, तब जाके सवाल होगा जल्दी से। ये बताइए, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों 100 रुपए कम होते तो लाभ 4% अधिक होता। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल आसान है। ये है सीपी, ये है एसपी। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब 1/5। 1/5 मतलब 5 का समान 6 में। सीपी एसपी का रेशियो बोला है, अगर कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य दोनों 100 रुपए कम होते तो प्रॉफिट 4% ज्यादा होता। 4% ज्यादा का मतलब, अगर पहले प्रॉफिट 20% है तो अब 4% ज्यादा यानी कि 24% का प्रॉफिट होता। और 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। 4% 1/25 से 6 गुना 6/25 यानी कि 25 का समान कितने बिकता? 31 में। तो पहले सीपीएसपी का रेशियो ये था 5:6। अब सीपीएसपी का रेशियो आ गया 25:31। जब हमने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को 100 रुपए कम किया। लेकिन भाई ये तो कॉस्ट प्राइस कम का हो रहा है, तो बढ़ रहा है सीपीएसपी। अगर हमने दोनों सीपीएसपी को 100 रुपए कम किया है तो रेशियो का डिफरेंस भी तो सेम आना चाहिए। डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं भाई? 5-6 के बीच में 1 का गैप है, 25-31 के बीच में 6 का गैप है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर 6 से गुणा, नीचे 1 से गुणा। ऊपर 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36। 6 पंजे 30, 6 चिंग 36। ये तरीका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल का सीपी 30 है, 30 से 25 हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना कम हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना कम हो गया? 5 यूनिट। सेलिंग प्राइस 36 था, 36 से 31 हो गया, सेलिंग प्राइस भी कितना कम हो गया? 5 यूनिट। सीपीएसपी दोनों 5-5 यूनिट कम हो गए। और जबकि कम किया कितना है? 100 रुपए। तो 5 की वैल्यू ही 100 रुपए है, जो कि 20 गुना है। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, तो लागत मूल्य आप ओरिजिनल वाला बताओगे। 30 की वैल्यू भी 20 गुना आएगी बेटा, 600 रुपए। 600 रुपए इस सवाल का आंसर है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। आगे आइए, सवाल नंबर आपके सामने 24 है। मुझे बताइए क्या आंसर होगा। गजब का सवाल है, सवाल नंबर 24। बताइए, देखिए ऑप्शन देख के ही बच्चे डर जाएंगे कि जहां दशमलव आता है वहां वहां बच्चे घबराते हैं। लेकिन रेलवे भी कम नहीं है, रेलवे में भी खूब डेसिमल का इस्तेमाल होता है, खूब अप्रोक्स आंसर पूछे जाते हैं। जैसे एक टेलीविजन बनाने वाली कंपनी है, वो 10% प्रॉफिट कमाती है एक टीवी को बेचकर 24,750 रुपए में। ठीक है, यदि प्रोडक्शन कॉस्ट 15% बढ़ जाता है तो न्यू सेलिंग प्राइस टीवी का क्या होना चाहिए जिससे कि कंपनी को 15% प्रॉफिट हो? तो भाई साहब एक बात बताओ, एक टीवी बनाने वाली कंपनी है, वो एक टीवी को बेचती है 24,750 रुपए में, और 24,750 में बेचने से टीवी को 10% का लाभ होता है। देखिए, तो टीवी का सीपी नहीं आ जाएगा यहां से। अगर आप किसी सामान को 24,750 में बेचो, आपको 10% का लाभ हुआ मेरे भाई, तो ये 110% की वैल्यू है। 100% पे 10% प्रॉफिट हुआ, ये कितने की है? 110% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू बटे 110। 100% की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई। ये टीवी का कॉस्ट प्राइस आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? आप बोलो हां जी सर, आ गया टीवी का सीपी। सही है? नहीं समझे? 24,750 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, सीपी होता है 100%, तो 100% पे 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? बटे 110। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 से गुणा। तो ये मेरे भाई आपका जो है सीपी आ गया। अब क्या हुआ? अब बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट 15% बढ़ जाता है, यानी कि टीवी बनाने में कंपनी जो खर्चा करती थी अब वो 15% बढ़ गया। इसका मतलब मेरे दोस्त टीवी का सीपी ये है,
अब इससे 15% यानी कि ज्यादा खर्चा होगा टीवी को मैन्युफैक्चर करने में, टीवी बनाने में। तो 15% टीवी का सीपी बोले या प्रोडक्शन कॉस्ट बोले, एक ही बात है, बढ़ जाता है। उत्पादन लागत 15% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 115%। यानी कि अब टीवी का जो नया सीपी आ गया मेरे प्यारे भाई, वो ये आ गया। बोले हां। अब मेरे प्यारे भाई, तो बोला टीवी का नया सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 15% प्रॉफिट कमाना है। अगर हमें इस पर 15% प्रॉफिट कमाना है, ये नया कॉस्ट प्राइस आ गया, इस पर 15% प्रॉफिट कमाना है, 100% पे 15% प्रॉफिट कमाना है, तो हमें 115% में सेल करना पड़ेगा। यानी कि फिर 115% से गुणा कर दीजिए और ये टीवी का सेलिंग प्राइस आएगा। और यही वो कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, यही वो कैलकुलेशन है यहां पर। अब आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा जी। देखो कैलकुलेशन तो काफी खतरनाक है, पर 0 0 काट लेते हैं। 11 दूनी 22 और 2 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। देखो एक चीज है कि 225 में 9 आ रहा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटने वाला आएगा। 225 मतलब 15 निम्मा 225, ये 9 से कट रहा है बेटा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, 225 मतलब 15 गुणा 15 हो गया ये, ठीक है, 15 का स्क्वायर 25 निम्मा, यानी कि 9 से कटने वाला आएगा। अब देखो इकाई का अंक यहां पे लगेगा नहीं, तो हम केवल ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो 9 से कटता है। और 9 का नियम चेक करना बड़ा आसान है, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। देखो मेरे प्यारे भाई, 7 2 9, 6 7 13, 5 18, ये भी 9 हो गया, यानी कि आ गया 2 5 7। इसका डिजिटल सम 7 आ गया, 9 से नहीं कटता। यहां पे देख लेते हैं 9 7 2 9, उसके बाद 6 5 11 2 13 5 18, ये नंबर 9 से कटता है। ये नंबर 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों, यही वाला आंसर हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर 9 से कट रहा है बी वाला, तो बाकी सारे ऑप्शन में एक एक डिजिट अलग अलग है। बस ये देखो 9, ये 6, ये 8, ये 7। जब मैंने ध्यान से देखा तो अगर ये वाला नंबर 9 से कट रहा है और बाकी सारे नंबर्स में मैंने एक एक अंक बदल दिया, इसका मतलब कोई भी 9 से नहीं कटेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन बनना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इस तरीके से नहीं चेक करोगे ऑप्शन से, तो भैया इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना कोई मजाक काम नहीं है। किसी में इतना जिगरा नहीं है कि पेपर में इतनी लंबी कैलकुलेशन करने बैठे। आपको 9 का 11 का, जैसे यहां पे 115 में 23 आता है, फिर हम 23 का मल्टीपल चेक कर लेते, ठीक है ना, 23 का पहाड़ा हमें याद ही है। तो लेकिन हम करते ऑप्शन से, हम इसकी कभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते। आइए, 40% वस्तुओं को 2% लॉस पर बेचा गया और बाकी वस्तुओं को 4% लाभ पर बेचा गया। अगर कुल लाभ 250 रुपए है तो बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सवाल में आपको दिया हुआ है कुल प्रॉफिट। हमें कुल प्रॉफिट 250 रुपए दिया हुआ है। अगर मुझे यह पता लग जाए कि सारी वस्तुओं पर कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है तो सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा जिंदगी का मकसद एक यही है कि मैं ये पता लगाऊं कि सारी वस्तुओं पर मिलाकर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। 40% वस्तुओं को 2% लॉस पर बेचा गया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल 5 वस्तु खरीदी है आपने, माने आपके पास टोटल 5 वस्तु हैं, तो 5 में से 5 का 40% क्या होता है? 2 वस्तुओं को बेचा गया है 2% के लॉस पर। तो बची कितनी वस्तु? फिर 3 वस्तु बची, 2 और 3 5 होता है, और 3 वस्तुओं को बेचा गया है 4% के लाभ पर। तो कुल मिलाकर इन सारी वस्तुओं पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे सर ये है यहां पर 2 का 2% लॉस है, माइनस का 4, और ये 3 चौक 12 यानी कि 8। तो 12 और -4 8% का मेरे दोस्तों प्रॉफिट है। कितने समान पर? 2 और 3 5 के समान पर बटे 5। ये आ गया। क्लियर? यहां तक किसी को कोई परेशानी? यस और नो? यानी कि मैं कह सकता हूं कि सारी वस्तुओं पर कुल मिलाकर 8/5% का प्रॉफिट हुआ है, 8/5%। जबकि मेरे दोस्तों प्रॉफिट हुआ कितने का है? 250 रुपए का। तो ये 8%/5 मेरे प्यारे भाई 250 रुपए के बराबर यहां से आ गया। कोई दिक्कत?
तो यहां से 8% की वैल्यू कितनी आ गई भी? 8% की वैल्यू आ गई 1250 रुपए। 25 पंजे 125, 1250 रुपए। और आपसे पूछा सारी वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। क्या पूछा गया? 100% की वैल्यू यहां से पूछी गई है। ठीक है जी। तो अगर ये 8% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? बटे 8। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाई बाई 100। ये मेरे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्या होगा ये। आप जानते कि 8 से ये जो 1000 है, ये 100 गुणा 10,000 ही तो हो गया, 125 बार कट जाएगा। और 125 गुणा 125 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ए ऑप्शन 15,625। 125 का स्क्वायर हो गया ना, 25 आएगा। 12 गुणा 13 156। तो 15,625 रुपए सारी वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य, ए ऑप्शन। तो कभी भी ऐसा सवाल आए ना, ये वेटेड एवरेज वाला मेथड है। आप ये निकालो कि ओवरऑल सारी वस्तुओं पे कितना परसेंट फायदा हुआ। टोटल फायदा है 250 रुपए, उसको बराबर कर दो। बहुत जबरदस्त और नए नए क्वेश्चंस हैं। पहले मुझे लग रहा था कि बहुत हल्के सवाल रेलवे में आए होंगे, लेकिन जब मैंने देखा तो प्रॉफिट लॉस के, डिस्काउंट के, CISI के ये चैप्टर ऐसे हैं कि इनका लेवल किसी से भी कमतर नहीं है। आप देखो कितना बेहतरीन सवाल यहां पे पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल हीरे जैसा, डायमंड जैसा, कोहिनूर हीरे जैसा। हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो को सेव करके रख लो और बार बार रिवीजन करना। ये देखिए सवाल नंबर 26 NTPC के पेपर का। एक आदमी अपने दोस्त को एक कार 20% लॉस पर बेचता है। फिर दोस्त इसे 30% लाभ पर 98,000 में बेचता है। कार का मूल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। आंसर लगभग बताना है। अगर आप यहां पे यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लगाने लगो तो गलत हो जाएगा। अगर किसी सवाल में आंसर लगभग में बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, तो वहां हमें मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं करना है, ना वहां हमें मल्टीपल चेक करना है। सवाल यह है कि जैसे एक आदमी है ये, इसने एक कार को, ए नाम देता हूं मैं, इसने एक कार को बेचा 20% लॉस पर। 20% लॉस पर अपने दोस्त को बेच दिया। फिर दोस्त ने बेच दिया इसे 30% के लाभ पर। कितने में? 58,000 रुपए में, 58,000 रुपीज में। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर यही है। तो आपसे पूछा कार का मूल लागत मूल्य क्या है, यानी कि ये आपसे पूछा ये। तो देखिए ये सवाल जो है ये सक्सेसिव का है कि पहले कार पे 20% लॉस हुआ, दोस्त को बेची, फिर दोस्त ने 30% का प्रॉफिट कमा के 58,000 में बेचा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 1,000 रुपए का फर्क आ रहा है, और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, 20% लॉस का मतलब हो गया जी 1/5, और 30% प्रॉफिट का मतलब हो गया बच्चों 3/10। रेशियो से मैं बता रहा हूं। अगर आपने कार को 20% लॉस पर बेचा 1/5, यानी कि 5 की कार कितने में बेची? 4 में। फिर आपने 30% का प्रॉफिट कमाया 3/10, यानी कि 10 की कार 13 में, दोनों की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 52/50, यानी कि 26/25 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये क्लियर? कोई दिक्कत? ये क्या, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, यानी कि कार का अगर ओरिजिनल CP 25 है तो फाइनली कार 26 में बिकी, तो 26 की वैल्यू 58,000 रुपए है मेरे भाई। बात समझ में आई ना? तो 26 की वैल्यू 58,000 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 58,000/26। और आपसे यहां क्या पूछा गया? आपसे यहां पे 25 की वैल्यू पूछी गई, 25 की वैल्यू पूछी गई है। ये आ गया। 26 यूनिट के लिए 58,000 है, 1 यूनिट के लिए 58,000/26, 25 की वैल्यू पूछी गई, और ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। और ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि लगभग आएगा। अगर कोई बच्चा ये सोचने लगे कि पहले मैं 25 से गुणा कर लूं फिर 26 से करूं, तो वो तो पागल है भैया। देखो 25 और 26 बहुत पास पास है। अगर 25 को 26 से भाग दिया जाए, 25 को अगर मैं भाग दूं 26 से, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 - 1/26? 25/26 का मतलब 1 - 1/26। ये कैलकुलेशन के तरीके भी सीख लो। आजकल कॉन्सेप्ट उतना ही जरूरी है जितना कैलकुलेशन। बिना आप कैलकुलेशन मजबूत किए कितना भी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप कैलकुलेशन के तरीके नहीं सीखोगे सवाल नहीं होगा। मैंने 25 को 26 से भाग दिया तो 1 - 1/26 लिख सकते हैं। अब 58,000 की 1 में गुणा होगी 58,000, और -58,000/26 आएगा। अब आप एक बात बताओ, जब 58,000 को 26 से भाग देंगे तो 26 दूनी तो 52 जाएगा ना,
26 दूनी 52 जाएगा, और 52 के बाद आपका कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, फिर से 26 दूनी 52 जाएगा, है भाई, यानी कि लगभग 2200 के करीब तो आएगा ही आएगा, ये 2200 के करीब आएगा लगभग। तो 58,000 में से अगर 2200 घटाया जाए तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा 55,800 के करीब, और 55,800 के करीब ये वाला ऑप्शन है, सी वाला, ये आंसर है। ऐसे होता है बेटा, मैंने कोई गुणा नहीं करा। 58,000 एकम 58,000, 58,000 बटे 26, 26 दूनी 52, फिर 6 बचेगा, 26 दूनी 52, तो लगभग 2200 जाएगा, लगभग अप्रोक्स किया है मैंने, और जब मैं घटाऊंगा तो आएगा बेटा 55,800 रुपए। एक ही ऑप्शन 55,800 के करीब है, सी, और यही मेरा आंसर है। और इतना करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है भैया, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे छोटे छोटे सवाल पे अटके नहीं रहना। 27वां आरआरबी एनटीपीसी का, एक रिटेलर 54 किलोग्राम संतरे वाला थैला 25 रुपए पर किलोग्राम की दर से खरीदता है। बाद में छटाई करने पर पता चला कि 4 किलो संतरे सड़ गए, उन्हें फेंक दिया, और बाकी को 36 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचा। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, हमने सामान टोटल कितने में खरीदा, हमने सामान टोटल कितने में बेचा, यही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एक रिटेलर है, उसने 54 किलो संतरे खरीदे, 54 किलो संतरे वाला एक थैला खरीदा है 25 रुपए पर किलोग्राम की दर से, यानी कि 1 किलो संतरा कितने का, 25 रुपए का। 54 किलो संतरे खरीदे, तो 54 किलो संतरे कितने रुपए के खरीदे होंगे, 54 से गुणा, 25 गुणा 54 रुपए के। जब बेचने की बारी आई तो छटाई जब उसने करी मेरे दोस्त, तो 4 किलो संतरे सड़े हुए, तो 54 किलो में से 4 किलो संतरे सड़े हुए हैं, तो 54 में से 4 घटाइए, 4 किलो संतरे सड़े हुए फेंक दिए, तो बचे कितने, 50 किलो संतरे। तो 50 किलो संतरे बेचेगा, और 1 किलो संतरा कितने का बेच रहा है, 36 रुपए का। अगर 1 किलो संतरा 36 रुपए का बेच रहा है, तो 50 किलो कितने का बेचेगा, 50 से गुणा, यानी कि टोटल संतरे इतने रुपए में खरीदे थे, और बेचने की बारी आई तो इतने के बेचे हैं। रेशियो ले लियो। मैं हमेशा आपको एक तरीका सिखाता हूं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की बजाय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ले लिया करो, वहां से जल्दी निकलेगा। तो आप देखिए 25 दूनी 50, और 18 तिया 54, और 18 दूनी 36, तो आ जाएगा बेटा 3:4। ये सीपी से एसपी का रेशियो है, यानी कि हम कह सकते हैं अल्टीमेटली 3 का सामान 4 में बिका, तो 1/3 का प्रॉफिट हुआ, और 1/3 मतलब 33:1/3%। सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? तो आप कहोगे सर ये तो आसान है। सवाल नंबर 28, एक आदमी ने अपनी घड़ी 144 में बेची और लागत मूल्य के बराबर लाभ का प्रतिशत प्राप्त किया। घड़ी की कीमत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। एक आदमी ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची और लागत मूल्य के बराबर लाभ का प्रतिशत प्राप्त किया, यानी कि घड़ी का जो सेलिंग प्राइस है वो 144 रुपए है। एक आदमी ने घड़ी 144 में बेची, और घड़ी को देखो, सवाल में यह बोला गया जितना घड़ी का सीपी है उतने ही % आपको प्रॉफिट हुआ है, ये मीनिंग है। नहीं समझे भैया? मैं आपसे कहूं कि एक घड़ी का कीमत है 200 रुपए। अगर एक घड़ी की कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है तो आपको उसको प्रॉफिट भी 200% हुआ है। लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत है। अगर एक घड़ी का सीपी मान लिया 200 रुपए है तो आपको प्रॉफिट भी 200% हुआ है, ये मीनिंग है। जब भी ऐसा सवाल आए हमेशा ऑप्शन से करो। या तो आपको एक्स मान के करना पड़ेगा कि माना घड़ी का सीपी x से, तो हमें सख्त नफरत है, ऑप्शन से करो। हमें घड़ी पे प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट कमाने के बाद घड़ी को 144 में बेचा है, तो घड़ी का जो कीमत होगा, घड़ी की जो कॉस्ट होगी वो तो 144 रुपए से कम होगी ना। 100 रुपए आंसर नहीं हो सकता। अगर 100 रुपए पे आप 100% प्रॉफिट लोगे मेरे प्यारे भाई, तो घड़ी 200 में बिकेगी, यानी कि आंसर ये है डी ऑप्शन। कैसे? अगर मैं घड़ी का कॉस्ट 80 रुपए मानता हूं, 80 रुपए, तो आपको प्रॉफिट भी 80% होना चाहिए, क्योंकि बोला है कि लाभ प्रतिशत कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 80 का 80% क्या होता है? 64। अगर आप 80 का 80% निकालेंगे बच्चों, तो परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो कट जाता है, 64। तो 80 में 64 जोड़ूंगा, 144 रुपए का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गया।
तो हमेशा ऐसे हल्के सवाल ऑप्शन से बनाओ, कभी भी सॉल्व करने के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है ना। मजा आ रहा है सवाल करने में, मजा आ रहा है तो लाइक करते चले भाई वीडियो को। 32 संतरे 1 रुपए में बेचने से 40% लॉस होता है। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने संतरे 1 रुपए में बेचे जाने चाहिए? ये जो सवाल है ना, इस सवाल की कैसी ट्रिक है, ये तो फिर भी बहुत दुबला पतला सवाल है, ये तो फिर भी सिंगल पसली सवाल है। अगर बहुत लंबा बहुत कैलकुलेटिव सवाल भी आ जाए, ठीक है जी, तो भी इस टाइप के हर सवालों को आप इस ट्रिक से कर सकते हो। ध्यान सुनना, कॉपीराइटेड ट्रिक है और कहीं नहीं आपको मिलेगी मेरे भाई। सवाल की लैंग्वेज ये रहेगी कि इतनी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचने से इतने % प्रॉफिट लॉस होता है। कितनी वस्तुओं को कितने रुपए में बेचें कि कितने % का प्रॉफिट लॉस हो। तो आपको करना क्या है, कितने संतरे बेचे आपने? 32 संतरे। यहां लिखने आपको आर्टिकल, कितने रुपए में? 1 रुपए में। यहां लिखने आपको रुपए। कितना लॉस हुआ? 40%। 100% पे अगर 40% का लॉस हुआ तो बेचा कितने में? 60% में। बराबर। बोला कितने संतरे हमको बेचने चाहिए, आर्टिकल्स आपको निकालने हैं। कितने पैसे में भाई? 1 रुपए में। 20% का लाभ कमाना है। 100% पे 20% का लाभ कमाना है तो 120% में, 120% में। बस ये बराबर कर दो और एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। 60 दूनी 120 और 2 से 32 आ गया जी 16। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 16 आ गई और 16 ही इसका आंसर है। बात खत्म। आ जाइए 30। सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए पर कप की दर से 240 कप खरीदे। ट्रांसपोर्ट के दौरान 24 कप टूट गए। बाकी कपों को 12 रुपए पर कप की दर से बेचा गया। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिएगा, ऐसा सवाल मैं आपको एक और करवा चुका हूं। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ। अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आए हो और आपने रेलवे के 30 बेस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं तो इस सवाल का आंसर आप लोगों से मुझे हर बच्चा कमेंट सेक्शन में करके बताए। बहुत आसान सवाल है, कतई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इसी सवाल की तरह है जैसे 27वां हुआ है, ठीक है ना। ये 30 नंबर क्वेश्चन मुझे सही सही करके बताए, मैं खुद कमेंट देखूंगा मेरे भाई। और ये जो इतने क्वालिटी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं सब इस बुक से हैं। ये तो रीजनिंग वाली है, सब ये मैथ वाली बुक में है भाई सब। और भी इसके अलावा भी आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जैसे मैंने इसमें केवल प्रॉफिट लॉस के 140 सवाल डाले हैं। अब इन 140 में से मैं आपको बढ़िया वाले 70-80 सवाल कराऊंगा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने एक्स्ट्रा तो आपको मिल जाएंगे, डिस्काउंट अलग है, ठीक है जी। सवाल नंबर 31 लेंगे। ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपए में माल बेचता है। बी से 10% लॉस पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का कॉस्ट प्राइस ए के कॉस्ट प्राइस के कितने % के बराबर है? सी का सीपी ए के सीपी का कितना % है? देखिए डाटा बहुत आसान है तो 100 मान के कर लेते हैं। मान ले ए का सीपी 100 रुपए है। बोला ए बी को 25% लाभ पर सामान बेचता है, तो ए ने सामान बेचा बी को 25% प्रॉफिट पर, तो 100 पे 25% का प्रॉफिट होगा तो ए ने बी को कितने में बेचा? 125 में। फिर बी इसे 10% लॉस पर सी को बेचता है। अगर बी 10% लॉस पर सी को बेचता है तो सी ने कितने में खरीदा होगा? भाई 125 का 10% होता है 12.5। अगर मैं 125 में 12.5 घटाऊंगा तो 112.5 आ जाएगा। यानी कि बी ने सी को 112.5 में बेचा, सी ने 112.5 में खरीदा। तो सी का कॉस्ट प्राइस ए के कितने % के बराबर है? तो सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए का क्या आ जाएगा? भाई 100 में जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। ए का सीपी 100 है, सी का 112.5 है, तो सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए का 112.5% हो गया कि नहीं हो गया? 100 का 112.5% 112.5 आएगा, आंसर सी आ गया। कुछ नहीं है सवाल में, आगे आ जाइए। 20 मेजों का कॉस्ट प्राइस एक्स मेज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर लाभ 25% है तो एक्स का मान बताओ। देखिए हम मेज बेचते हैं, हम शोरूम में हमारा मेज बेचते हैं और हमें 25% का लाभ होता है। 25% लाभ का क्या मतलब है? 1/4। यानी कि अगर मेज का कॉस्ट प्राइस 4 है तो हम मेज को 5 रुपए में बेचते हैं। ये मीनिंग है कि इस बात का कि नहीं बोलो? अगर एक मेज का सीपी 4 है तो हम उस मेज को 5 रुपए में बेचते हैं, यही है।
सवाल में बोला है 20 मेज का जो कॉस्ट प्राइस है, 20 मेज का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स मेज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 20 मेज का कॉस्ट प्राइस एक्स मेज के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बराबर कर दिया मैंने। क्या आ गया, 5 चौक 20, तो एक्स का मान आ गया जी 16। और यही तो आपसे पूछा था, मुझे बताओ कितना आसान सवाल है, 16। देखो ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में थोक के भाव में आते हैं, थोक के भाव में। ऐसा नहीं कि एक दो बार आया और बंद हो गया, ये है बार बार पेपर में आने वाले सवाल। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जो पेपर में थोक के भाव में आते हैं, उनकी मैंने अलग से 100 बेस्ट क्वेश्चन की यहां पे शॉर्ट्स बनाई हुई हैं रेलवे के एग्जाम्स के लिए। आप यहां पे देखोगे ये रेलवे के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, इस तरीके से मिलाकर रेलवे के बेस्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज है। शॉर्ट 1-1 मिनट की रील है ये, बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस देखी हैं। तो आप इन बेस्ट 100 क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, उसमें इस तरीके के जो सवाल है ना वो आपको मिलेंगे जो थोक के भाव में आते हैं। आइए, एक आदमी 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है और 57 रुपए में 12 की दर से सेब बेचता है। 45 का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे? बहुत बढ़िया। देखो होता है ना कि आप आलू खरीदते हो 20 रुपए किलो के हिसाब से, बेचते हो 25 रुपए किलो के हिसाब से, खरीदा किसी और रेट से, बेचा किसी और रेट से। तो मेरे भाई आप खरीदते हो सेब, आप खरीदते हो सेब, यहां लिख रहे हैं रुपी, और मेरे दोस्तों ये हो गया क्रिय मूल्य खरीदने का दाम, और ये हो गया बेचने का दाम। आप जब मार्केट में जाते हो तो 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदते हो, यानी कि 8 सेब आपको 34 रुपए के मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से 4 सेब कितने के मिलेंगे आपको? 17 रुपए के। बोलो हां कि ना? अगर आप 8 सेब 34 रुपए के दाम से खरीद रहे हो तो 4 सेब 2 से काट लो, 4 सेब 17 रुपए में। तो आप खरीद के ला रहे हो 4 सेब 17 के, 4 सेब 17 के हिसाब से। आपने 4 सेब नहीं खरीदे, ये तो रेट है। आप 4 सेब 17 रुपए के हिसाब से खरीद के ला रहे हो। हर 4 सेब आपको 17 रुपए के मिले हैं। पता नहीं आपने कितने सेब खरीदे, लेकिन 4 सेब की कीमत 17 रुपए है। हो सकता है आपने 8 सेब खरीदे तो 34 दिया होगा, 12 सेब खरीदे हो तो आपने 51 रुपए दिया होगा। जब बेचने की बारी आती है तो 57 रुपए में 12 की दर से बेच देते हो। देखो ये भी 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 19 57, यानी कि जब बेचने की बारी आती है तो आप 4 सेबों को 19 रुपए में बेचते हो, 19 रुपए में। सवाल में कहा गया 45 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने सेब बेचने पड़ेंगे? 45 का प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि जब आप 4 सेब खरीदकर बेचते हो, 4 सेब आप खरीदोगे 17 रुपए के, आर्टिकल सेम कर लिए मैंने, और वो 4 सेब आप 19 रुपए के बेचोगे तो आपको 2 रुपए का फायदा होगा। कितने का? 2 रुपए का। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 4 एप्पल्स पर आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर आप 4 सेब खरीद के बेचोगे तो आपको 2 रुपए का फायदा होगा, 2 रुपए का। सवाल में कहा है अगर 45 रुपए का आपको प्रॉफिट कमाना है तो कितने सेब खरीदने बेचने पड़ेंगे? बताइए। 2 रुपए के फायदे के लिए 4 एप्पल दुगने, तो 45 रुपए के फायदे के लिए दुगने 90 एप्पल्स, 90 सेब आपको खरीद के बेचने पड़ेंगे। और इस सवाल का आंसर होना चाहिए बेटा 90। 2 रुपए का फायदा तब होगा जब आप 4 एप्पल खरीद के बेचोगे, तो 45 रुपए के फायदे के लिए डबल 90 सेब खरीद के बेचने पड़ेंगे। अच्छा सवाल। आगे सवाल नंबर 34। ये देखिए, ये जो सवाल है ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर का है। देखिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का पेपर कम शिफ्ट में हुआ है तो उसके सवाल भी कम है। अब एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर कई सारी शिफ्ट में हुआ है, 50 शिफ्ट में, तो उसके सवाल ज्यादा हैं। फिर भी मैं एसआई और कांस्टेबल के जो अच्छे सवाल हैं वो करवाऊंगा। एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुआ लॉस, 775 रुपए में बेचने पर प्राप्त प्रॉफिट का 60% है। कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो करो आप सवाल, सोचो बेटा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत आसान काम है कि रेलवे के 500 प्रॉफिट लॉस के सवालों में बहुत आसान 20-25 सवाल छांटूं और मैं आपको करवा दूं। 40-45 मिनट की एक वीडियो बने,
आप देख के खुश हो जाओ, भैया मैंने तो रेलवे के सारे सवाल कर दिए, और जब पेपर में आप बैठो तो आपका ढोल सा बज जाए। वो काम मैं नहीं करता। मैं बच्चों को एक्चुअल में जो एग्जाम में आ रहा है वो लेवल पढ़ाता हूं, उससे एक लेवल प्लस भी करके बताता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ाया जाए। लोड बढ़ेगा दिमाग पे, दिमाग की नसों पे लोड बढ़ेगा। कम समय में ज्यादा कंटेंट हो, ज्यादा टाइप हो, ज्यादा सवाल हो, बकेती कम से कम हो, और आप वो सीखें जो आपको कहीं सीखने को मिला ना मिले। आप कैलकुलेशन भी समझें। मैं आपको बात बात पे फॉर्मूला ना रटवाऊं, बात बात पे ट्रिक ना रटवाऊं। सारे सवाल मैंने रेशियो परसेंटेज का इस्तेमाल करके उड़ा दिए। बस एक सवाल में फॉर्मूला था। ये देखिए, एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर लॉस, 775 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट का 60% है। देखो, प्रॉफिट है लॉस क्या किस पे होता है? सीपी पे। सवाल में यह कहा गया है कि जब आप किसी सामान को 535 रुपए में बेचते हो तो 535 रुपए में बेचने से आपको लॉस होता है, और ये जो लॉस है वो उसी सामान को 775 रुपए में बेचने से हुए प्रॉफिट का 60% है। 60% का मतलब हो गया बेटा 3/5। अब सवाल में बेचना, सवाल में समझना लैंग्वेज को। सवाल कह रहा है कि 535 रुपए में बेचने पर जो लॉस हुआ है वो 775 रुपए में बेचने से होने वाले प्रॉफिट का 60% है। 535 रुपए में बेचने पर जितने रुपए का लॉस हुआ है ना, वो लॉस का जो अमाउंट है वो 775 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 60% है। प्रॉफिट का, लाभ का 60% है। यानी कि ये मान लेते हैं कि अगर आपको 775 में बेचने पर 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, कितने का? 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 का 60% ही 3 होता है। तो 535 रुपए में बेचने पर आपको 3 यूनिट का लॉस हुआ है। 775 में बेचने से प्रॉफिट हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। 535 रुपए में बेचने पर लॉस हुआ, ये कॉस्ट प्राइस से कम है। तो बोला है कि 775 में बेचने से जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का 60% लॉस है। अगर मैंने प्रॉफिट 5 मान लिया तो 5 का 60% या 3 का लॉस है। अब आगे कैसे होगा? आप डिफरेंस देखो, ये कॉस्ट प्राइस से 5 ज्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस से 3 कम है। तो मेरे प्यारे भी इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 5 में से -3 घटाएंगे 8 यूनिट, जबकि डिफरेंस आएगा कितना? रुपए में कितना डिफरेंस है? 775 में से 535 घटाओ। अगर आप 775 में बेचा, यहां 535 में, रुपए में कितना डिफरेंस है घटाओ तो आएगा 240 रुपए। तो 8 यूनिट की वैल्यू 240 रुपए है, जो कि 30 गुना है। तो आप चाहे यहां से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे यहां से छाप के। 8 यूनिट के लिए 240 रुपए 30 गुना, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 30 गुना है, 90 रुपए, 90 रुपीज। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, मजा आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने किसी वस्तु को 535 रुपए में बेचा और हमें 90 रुपए का नुकसान हुआ। हमने किसी वस्तु को 535 में बेचा, मेरे को 90 रुपए की चपत पड़ गई, 90 का नुकसान हो गया, तो खरीदी कितने की होगी? मैंने 535 से 90 रुपए ज्यादा में खरीदी होगी। यानी कि सामान का जो सीपी होगा 535 प्लस 90 625 रुपए होगा। क्लियर है? बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई। और अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे। आइए, बढ़िया सवाल है, और ये क्वेश्चन है आरआरबी जेईई जूनियर इंजीनियर के पेपर का। एक लाइन का क्या, 4 शब्दों का सवाल है। होता है ना कि हम अक्सर सामान किसी और भाव से खरीदते हैं, बेचते हैं और किसी भाव से हैं। तो संतरे की टॉफी 1 रुपए में 4 मिलती हैं और बेचते हो 1 रुपए की 3। खरीदी अलग भाव से, बेची अलग भाव से, तो बीच में फायदा होगा कि नहीं? वही सवाल है। व्हाट इज द गेन परसेंट? लाभ क्या होगा जब हम आर्टिकल खरीदते हैं 6 पीस 4 रुपए 5। जब हम वस्तु खरीदते हैं तो 6 वस्तु 5 रुपए के हिसाब से, 6 पीस 5 रुपए के, और बेचते हैं 5 पीस 6 रुपए के। लाभ प्रतिशत बताओ। बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, जब भी ऐसा सवाल आए, ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट है, आप 1 पीस का सीपी निकालो, 1 पीस का एसपी निकालो। आप मुझे बताओ, आपने 6 पीस 5 रुपए के खरीदे हैं, तो 1 पीस कितने का हो गया जी? 5/6 रुपए का। 1 पीस 5/6 रुपए का हो गया।
इतने का खरीदा। जब बेचने की बारी आई तो आप 5 पीस या 5 नग 6 रुपए के बेचते हो, 5 नग 6 रुपए के, तो एक नग कितने का बेच रहे हो? 6/5 रुपए का। तो ये सीपी है, ये एसपी है। प्रॉफिट क्या होगा? इन दोनों का रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है जी क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे 5 पच्चे 25, 6 चिंग 36, यानी कि अल्टीमेटली 25 का सामान 36 में बिका, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यारे भाई? यहां पे 11 का। कितने के समान पर? 25 के समान पर। 1/25 4% होता है, तो 11/25 11 गुना 44% आएगा। तो इस हिसाब से आपको यहां पर 44% का लाभ हुआ, बी ऑप्शन। समझ में आया? तो ये तो फिर भी बहुत इजी डाटा का है, अगर कैलकुलेटिव भी आए तो ये तरीका आपको हमेशा सहूलियत देगा। तो ये रेलवे के वो बेस्ट 35 क्वेश्चन है जो हर बच्चे के लिए मस्ट सॉल्व हैं, मस्ट डू करने ही करने हैं आपको, अगर आप रेलवे का कोई भी पेपर देने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस वीडियो की यह है कि इसमें रेलवे के सारे ही एग्जाम के सवाल है। आपको आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उनके लिए अलग अलग नहीं पढ़ना। आप इन क्वेश्चंस को लगाओ और रेलवे का कोई भी एग्जाम जाके दे दो। और 70-80% क्वेश्चन रेलवे में प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, तो आप इनको जरूर करके जाएं, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने तो आपको हमारी इस कंप्लीट प्रैक्टिस बुक में मिलेगी, जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में है, ठीक है ना। कम से कम आपको 4-4 हजार, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस तो हर सब्जेक्ट करके जाने ही पड़ेंगे। रेलवे में जब पहले पेपर हुआ था 5-6 साल पहले, वही 14-15 हजार सवाल हैं। वो 14-15 हजार सवाल लगाना ना तो कोई जरूरत है उनका, ना ही प्रैक्टिकल है। लेकिन ये 4000 जो यूनिक सवाल हैं, एक टाइप का एक तो कवर होना ही चाहिए, वो तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये वीडियो मेरे दोस्तों आपको कैसी लगी? आपने यहां से कौन सी अच्छी बात सीखी? कौन सा सवाल आपको सबसे बढ़िया लगा? और इन 35 में से आपने कितने सवाल खुद से सही कर लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 था। मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा आपके लिए फ्री यूट्यूब पर, कोई पेड क्लासेस नहीं है। यूपी कांस्टेबल का बैच हमने पूरा पढ़ाया है। पिछले 3 साल में जितने भी पेपर हुए सबका फ्री सॉल्यूशन हमने कराया है, और रेलवे का भी बैच हम आपको फ्री ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस आपको एक ही काम करना है, शेयर करना है, सपोर्ट करना है, लाइक और कमेंट करना है मेरे भाई। अब प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट आएगा, जिसमें इससे थोड़े और बेटर सवाल होंगे, नेक्स्ट 35, जो कल आएगा। डेली क्लास मॉर्निंग में अपलोड होती है 9 बजे से 10 बजे के बीच में। बाय।